बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वंस अगेन अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। मैं हूं माया खान और मैं हूं शाहजेब अहमद और आप हमें देख रहे हैं बराह रास्त 21 जून 2022 को, जो कि साल का सबसे बड़ा दिन होता है। हाँ, तो आज है ना, आज 21 जून है। मुझे भी सुबह में याद आया, मैंने कहा 21 जून तो पूरी दुनिया में सबसे बड़ा दिन होता है। आज के बाद डे लाइट में जो है वो डिक्रीज आएगा, कमी आएगी, दिन छोटे होना शुरू हो जाएंगे। और कहीं ये भी लिखा गया कि आज 21 जून को पूरी दुनिया में योगा के हवाले से भी दिन मनाया जाएगा। तो योगा के लिए कोई दिन की जरूरत ही नहीं है, आप वैसे ही योगा कर लें, आपकी सेहत के लिए बहुत बड़ा अच्छा है या छोटा है, आप योगा करें, आप योगा करें। और जहां तक ऑब्वियसली 21 जून की बात है, मानसून प्री मानसून पूरी दुनिया में आ रहा है। अपार्ट फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ अफ्रीका के इलाकों के अलावा पूरी दुनिया में आज सबसे बड़ा दिन जब सब कॉन्टिनेंट की हम बात करते हैं तो बारिशों का सिलसिला जारी है। हमारे जो पड़ोसी ममालिक हैं वहां पर भी बारिशें हो रही हैं और मानसून सिस्टम पाकिस्तान में भी दाखिल हो चुका है, अपने रंग भी दिखा रहा है। पंजाब में भी हम देख रहे हैं कि मूसलाधार बारिश हुई है, जमकर बारिश हुई है। दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा और जो शिमाली बलूचिस्तान है वहां पर भी शदीद बारिशें देखने में आई हैं। बारिशें हो रही हैं, साथ साथ एहतियात भी बहुत जरूरी है, क्योंकि बाराने रहमत होनी चाहिए, बाराने जहमत नहीं है। आपने बहुत ख्याल करना है, एहतियात रखनी है, दीवानावार ना निकल जाए हमारा अल्लाह बारिश हो रही है तो थोड़ा सा एहतियात। जो सबसे खूबसूरत इलाकों का हम जिक्र करते हैं, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान, वहां पर भी खूब बारिश हुई। मियां वाली और भक्कर में तो बारिश के साथ यालाबारी भी हुई है। क्या बात है जनाब। और कराची, जिसका हम जिक्र करते रहते हैं, कराची में कब बारिश होगी, तो कराची के हवाले से आपको ये खबर दे दें। कराची जबकि सिंध के कई शहरों में आज से बारिश का इम्कान है, ये पॉसिबिलिटी है कि आज से बारिश का आगाज हो जाए। कई दिनों से हम देख रहे हैं कि बादल छाए हैं कराची पर और कुछ घने बादल आते हैं लेकिन फिर गायब हो जाते हैं। कुछ बूंदाबांदी कुछ इलाकों में देखी गई थी। बिल्कुल। और आज सुबह से अगर आप बादलों की बात करते हैं तो कराची से आपको अपडेट देते हैं। कराची में कहीं ना कहीं जो है वो काले बादल हैं, कहीं ना कहीं मतला साफ है, लेकिन मौसम बहुत खूबसूरत है। सूरज जो है वो छनते हुए बादलों से निकलते हुए झांक रहा है, इसलिए दिन आज का बहुत अच्छा है। तो आप लोग हो गए, खुश हो गए। अब आपको खबरें बताते हैं। अब आप लोग खुश हो गए, आपको खबरें बताते हैं जनाब। नैब कानून में तरमीम के जो खिलाफ पीटीआई ने गुज़श्ता रोज यौम सियाह मनाया। बिल्कुल। और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कहा कि NRO 2 देकर निज़ाम एहतसाब को बाज़ाब्ता दफन कर दिया गया है, जबकि मुजरिमों के टोले की इस शर्मनाक कोशिश की हर सतह पर मज़ामत की जाएगी। एब्सोल्युटली मज़ामत के साथ साथ निज़ाम एहतसाब की तैयारी साजिश से मुसल्लत है, तबाही साजिश से मुसल्लत होने वाली कठपुतलियों का कॉमेडी का कलेदी जो है वो हदफ था। साथ मुजरिमों के टोले की इस शर्मनाक कोशिश की हर सतह पर मज़ामत करेंगे। इसके अलावा मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल भी, देखिए मौसम अच्छी खबर बता दी, आपको डिस्क्लेमर दे दिया। अब आप आ जाए मुल्क की बिजली के हवाले से। अब आपको हम बता देंगे लोड शेडिंग कितनी हो रही है कि मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में तकरीबन 14 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। कहीं पर दुरानिया 8 घंटे का है, कहीं 10 घंटे का है, कहीं 14 घंटे है, और ये गैर एलानिया लोड शेडिंग भी की जा रही है कुछ इलाकों में। तो इसके साथ साथ जो मुल्क की बिजली का शॉर्टफॉल है वो तकरीबन 5218 मेगावाट हो चुका है। साथ में आपको ये भी बताएं कि शहरी वही बात है कि शदीद परेशान भी है, अज़ियत के शिकार भी हैं, क्योंकि जब बिजली जाती है तो काम भी मुतासर होते हैं, कारोबार भी मुतासर होते हैं। और आजकल तो बाकायदा तौर पर जो इम्प्लीमेंटेशन है बाजार जल्द बंद होने की, 9 बजे शार्प आपकी तमाम मार्केट्स जो हैं वो ओवरऑल हम देखते हैं कि बंद हो जाती हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और अगर इधर की बात करें तो इधर वफाकी वजीर बराए बिजली खुर्रम दस्तगीर की तेहरान में ईरानी हम मनसब अली अकबरी से मुलाकात हुई, जिसमें तवानाई के शोबे में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक हुआ। देखते हैं क्या हो हालात होते हैं आगे आने वाले हालात जो है बारिश और मानसून, बकरा ईद और बिजली के मामले में क्या होता है। लेकिन FBI मुलाजमीन तनख्वाहों में इजाफे के लिए मुल्क भर में कलम छोड़ हड़ताल पर हैं। बिल्कुल एहतजाज करके वो ये कह रहे हैं कि 2015 में फ्रीज किए गए जो अलाउंसेस हैं उनको बहाल किया जाए, साथ में स्पेशल अलाउंस भी दिए जाएं, और इसके साथ साथ जो दीगर वजारतों जैसी मरात हैं वो भी देने का मुतालबा किया जा रहा है। मुख्तलिफ शहर का अगर हम जिक्र करें तो इस्लामाबाद भी है, पेशावर भी है, फैसलाबाद
इस्लामाबाद है, मुख्तलिफ शहर हैं जहां पर FVR के मुलाजमीन एहतजाज कर रहे हैं और अपने मुतालबात सामने रख रहे हैं कि हमारे अलाउंसेस को बढ़ाया जाए। और जो मुलाजमीन की हड़ताल के बायस टैक्स वसूलियां हैं वो इल्तवा का शिकार है। जाहिर है जब FVR के मुलाजमीन हड़ताल पर होंगे और एहतजाज पर होंगे तो टैक्स वसूलियां कहां से होंगी। और सबसे पहले जिसका हम जिक्र करने जा रहे हैं कि जब महंगाई की बात कर रहे हैं, कर्जों की बात कर रहे हैं, मईशत की बात कर रहे हैं, तो कर्जों में हमारे मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। डॉलर हमारा मुसलसल ऊपर जाता जा रहा है, उसकी कीमत में इजाफा हो रहा है, रुपए की बेकदरी हो रही है। और क्या हो रहा है कि डॉलर 210 रुपए का हो गया है। ये प्राइस हम आपको दिखा रहे हैं लाइव इस वक्त। तो इस वक्त 210 रुपए का डॉलर हो चुका है तकरीबन गुज़िश्ता रोज इंटरबैंक में डॉलर ₹1.45 महंगा होकर 210 रुपए का हो चुका है, जबकि ओपन मार्केट में भी डॉलर बेलगाम हुआ और 212 रुपए तक फरोख्त हो चुका है। और इसका हम देखते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो एक इफेक्ट आता है वो आता है हमारे कर्जों के ऊपर। और इसमें यही कहा जा रहा है कि सैकड़ों अरब का जो कर्जा है उसमें इजाफा हो जाता है जब भी डॉलर की कीमत बढ़ती है। बिल्कुल ऐसा ही है। IMF की अगर हवाले से बात करें तो IMF प्रोग्राम की अदम बहाली, ज़ैर मुबादला के कम तरीन ज़खायर और कमर्शियल बैंकों में डॉलर की किल्लत के पेश नजर डॉलर बेलगाम हो गया जनाब। और हमें ज्वाइन किया है साबिक़ वज़ीर खजाना सलमान शाह साहब ने। सबसे कुछ सवालात भी कर लेते हैं, शाहज़े वेलकम भी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सलमान साहब, प्रोग्राम में शामिल होने का बहुत शुक्रिया। वेलकम के साथ साथ अ वेरी गुड मॉर्निंग सर। मुसलसल जो है वो महंगा हो रहा है डॉलर, गैर मुल्की कर्जों का बोझ भी बढ़ रहा है। हम पर ये सूरत हाल मुल्की मैशत के लिए कितनी खतरनाक है? जी जनाब। जी शुक्रिया और वालेकुम अस्सलाम। देखिए, एक तो ये है कि हमारे मुल्क में डिस्टेबलाइजेशन बहुत ज्यादा है, सियासी कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज्यादा है, इंटरनेशनल जो है हमारा इस वक्त क्रेडिबिलिटी बहुत कम है, हमारे दोस्त ममालिक की मदद के लिए तैयार नहीं है। तो आई थिंक ये टाइमिंग वाइज ये सारा कुछ जो पॉलिटिकली हुआ है ये बड़े गलत वक्त पे हुआ है, जब दुनिया भी टर्मोइल में है, जब यूक्रेन की जंग की वजह से एनर्जी क्राइसिस पूरी दुनिया में आया हुआ है, फूड क्राइसिस आया हुआ है। उस वक्त इस तरह से डिस्टेबलाइजेशन में यही रिजल्ट्स पैदा करने थे। अब इससे हमें वापस निकलने के लिए में ज़रा टेम्परेचर्स कम करने पड़ेंगे, फोकस इकोनॉमी पे करना पड़ेगा। सबसे पहले IMF प्रोग्राम जो है उसको, जैसे फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है कि 1-2 दिन में हो जाएगा, तो हो जाना चाहिए। ये नहीं है कि 2 दिन के बाद फिर ना हो और फिर और गैर यकीनी पैदा हो जाए। इस वक्त गैर यकीनी जो है वो हमें डुबो रही है और कम अज कम 35 पे का जो इफेक्ट है डॉलर की कीमत में वो ये गैर यकीनी का है। और अगर आज आपका IMF प्रोग्राम हो जाता है और आप एक सही डायरेक्शन में चल पड़ते हैं और पॉलिटिकल टेंशन्स को ख़त्म करते हैं और जो भी काम करने हैं वो सारे करें, तो आई थिंक 175-180 के दरमियान डॉलर की कीमत बनती है और उसके मुताबिक इमीडिएटली आपके ऊपर खासा बोझ कम हो जाता है। उसके बाद आपको बेशुमार रिफॉर्म्स करनी है, क्योंकि हमने एक तो अपना बिजली का जो सिलसिला है ये बहुत गलत बनाया, इसकी प्लानिंग गलत हुई, इसकी फ्यूल गलत है। इम्पोर्टेड बिजली बनाना और डोमेस्टिक कंजम्पशन करना ये मुमकिन नहीं है इन इकोनॉमी जो कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड नहीं है। तो जब तक ये हम अपनी चीज़ों को दुरुस्त नहीं करेंगे, बिजली को डोमेस्टिक सोर्सेज से नहीं बनाएंगे, एक्सपोर्ट की तरफ हम अपने आप को गामजन नहीं करेंगे, अपनी कंपेटिटिवनेस को नहीं बेहतर करेंगे, प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ाएंगे। सलमान शाह साहब, आप सॉरी आपको बात काटी जा रही है, लेकिन जो डोमेस्टिक रिसोर्सेज का आप जिक्र कर रहे हैं, डोमेस्टिक रिसोर्सेज में क्या कुछ हो सकता है? आप शेल गैस की बात कर रहे हैं या और दीगर ऑयल रिजर्व्स की बात कर रहे हैं? देखें, एक तो हमारे पास बहुत ज्यादा हाइडल पोटेंशियल है और उसका ऊपर हमने कोई नई हाइड्रो जो बड़े डैम नहीं बनाए पिछले 40 साल में। उसके बाद फिर सोलर बहुत बड़ी चीज़ है पाकिस्तान के लिए। सोलर आज से हमें 10 साल पहले कर लेना चाहिए था सोलर, जो बाकी दुनिया ने किया। बहुत से ममालिक, टर्की ने जिस वक्त हम कोयले के प्लांट्स लगा रहे थे, टर्की उस वक्त सोलर के प्लांट्स लगा रहा था।
तो उनको उसका बड़ा फायदा हुआ। हमने कोयले और गैस के 30 साल के प्लांट्स लगा दिए हैं और उसके लिए हमारे पास पैसे ही नहीं है कि वो हम इंपोर्ट कर सकें। तो ये सारी चीज हमें बदलनी पड़ेगी और उसके साथ साथ हमें अपने अदारों को ठीक करना पड़ेगा, FCR ठीक करना पड़ेगा, सिविल सर्विस को ठीक करना पड़ेगा, हुकूमत को छोटा करना पड़ेगा। हुकूमत के खर्चे बहुत ज्यादा हो गए और वो हम बेयर नहीं कर सकते। तो ये सारी चीजें हमें करनी है, लेकिन इसके लिए एक माहौल चाहिए और माहौल ये है कि पूरा नेशन अब इसके ऊपर आए और इसको करे। और हम एक बहुत बड़ा मुल्क है, 5वां बड़ी आबादी है हमारी, कुछ बल्श है हमारे पास। हम ये CPEC भी है हमारे लिए, कॉरिडोर है जो दुनिया को कनेक्ट करता है। सेंट्रल एशिया को अरेबियन सी के साथ जो कनेक्शन है वो पाकिस्तान का बनता है, वेस्टर्न चाइना से बनता है, पूरे यूरेशिया का कनेक्शन है। तो यहाँ पे तो पूरी दुनिया की हम इन्वेस्टमेंट ला सकते हैं। तो आई थिंक हमें अपनी अब फोकस चेंज करना है, इन्वेस्टमेंट की तरफ ध्यान देना है, डीरेगुलेट करना है, आसानी पैदा करनी है इन्वेस्टमेंट के लिए, इन्वेस्टमेंट की तरफ ध्यान देना है। ज़र मुबादला के ज़खायर कम भी हो रहे हैं सलमान साहब, और हम इस वक्त हम देख रहे हैं कि एक्सट्रीम स्टेप्स ले भी रही है गवर्नमेंट मईशत को संभालने के लिए। लेकिन आपके ख्याल में क्या वजह है कि ना डॉलर काबू में आ रहा है, ना मईशत संभल पा रही है? पिछले कुछ दिनों में और कुछ हफ्तों में हमने देखा कि गवर्नमेंट ने इस किस्म के स्टेप्स लिए हैं कि अब तो बड़ी पाबंदियां भी लग गई हैं, पेट्रोल की कीमतें भी बढ़ा दी गई हैं और बहुत सारे ऐसे इजाफी टैक्सेस जो है उसका बोझ डाला गया है। लेकिन आपके ख्याल में ये नाकाफी है और भी हमें बहुत कुछ करना पड़ेगा अगर हम थोड़ा बहुत संभालना चाहते हैं तो? जी, इसमें आई थिंक जो बहुत बड़ा एक हमारा इशू है वो बैरून मुल्क कर्जों का है। बिल्कुल। और बैरून मुल्क कर्जे इस वक्त हमारे 120 अरब डॉलर के करीब पहुंचे हुए हैं। सही। और हमें हर साल तकरीबन 15 से 20 अरब डॉलर वापस करने होते हैं। और वापस करने का तो हमारे पास बंदोबस्त नहीं है, लेकिन हम कम अज कम उसको वापस करके नए कर्जे लेने के लिए हमें निजाम चाहिए और वो IMF की वजह से ही हो सकता है, अदरवाइज हो नहीं सकता। अगर कर्जा वापस करने का वक्त आए और हम वो कर्जा वापस नहीं कर सकते तो फिर हम डिफॉल्ट में चले जाते हैं। वो फिर श्रीलंका की सिचुएशन बनती है। तो आपको लग रहा है पाकिस्तान को डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है? अगर IMF प्रोग्राम नहीं होगा और अगर ये सारी चीजें जो इस वक्त हम करनी है IMF प्रोग्राम के तहत, तो फिर हम शायद बच जाएं। तो सलमान साहब, अगर मान लिए सारे मुतालबात, फिर की बढ़ेगा साडा? फिर हम इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता इस कुएं से निकलेंगे, बट वील हैव टू क्लॉ बैक आवर वे बैक। और उसमें आसानी से नहीं होगा, बट हो जाएगा और हम कर सकते हैं और हमारे पास पोटेंशियल भी है। और हमें फिर बहुत गवर्नेंस अच्छी चाहिए, हमें सियासत कम चाहिए। But do you think, Salman Saab, Awam should be, the people of Pakistan should be prepared for this situation कि if this happens? जी बिल्कुल, आई थिंक पीपल ऑफ पाकिस्तान शुड इंश्योर कि दिस हैपन, कि हम अब निकलें इस सारी चीज़ों से। और हमारे लिए एक इलेक्शन भी बहुत जरूरी है कि हम इलेक्शन करें ताकि एक ऐसी गवर्नमेंट आए जिसके पास पॉपुलर मैंडेट हो और वो मैंडेट भी इकोनॉमिक मैंडेट उसके पास होना बहुत जरूरी है। राइट। तो थैंक यू जी, थैंक यू सो मच सलमान शाह साहब, साबिक वजीर खजाना हमारे साथ मौजूद है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, यू हैव अ वेरी ब्लेस्ड वन। और जो आपने कहा कि ये बात ऑब्वियसली देखें, किसी को भी चाहे वो साबिक हो या करंट हो, कोई भी नहीं चाहेगा कि अवाम के ऊपर किस तरह का भी प्रेशर पड़े। बट उन्होंने एक तरह से आपको एक टीजर दे दिया है कि आप इस तरह की सिचुएशन के लिए प्रिपेयर्ड रहें। आसान नहीं होगा निकलना, हकीकत को तो इग्नोर नहीं किया जा सकता। जो चल रहा है वो वाकई हालात संगीन है, जो वो है सिचुएशन। लेकिन सिचुएशन एक और भी है। शाहजेब अक्सर कहते हैं कि हम फिर आपको महंगाई की खबर दे रहे हैं, आपको फिर जो है वो इन्फ्लेशन की खबर दे रहे हैं, फिर जो है वो कीमतें बढ़ने की खबर दे रहे हैं। और अगर हम आपको एक बात बताएं, वक्फे से वापस आने के बाद MA जिन्ना रोड पर 2 लोगों ने सामने रखा हुआ घी चोरी किया महंगाई की वजह से। अगर आप सुनना चाहते रहिएगा हमारे साथ। सबसे पहले पाकिस्तान में शाहजेब फरमाया कर रहे हैं आपका इंतजार, एंड वी होप दिस इज अ वेरी गुड मॉर्निंग फॉर यू।
शाहजेब और माया के साथ होने का बेहद शुक्रिया। सबसे पहले पाकिस्तान में आपको कोशिश करते हैं कि पॉलिटिकल खबर हो या कोई भी ऐसा वाकया हो जो आप तक पहुंचना चाहिए, चाहे मौसम की अच्छी खबरें हों, लेकिन जहां अच्छा है वहां पर थोड़ा डिफिकल्टीज भी है, जहां खुशी है वहां थोड़ा गम भी है। माना कि महंगाई बहुत है, माना कि इस वक्त आम इंसान तो क्या किसी के लिए भी इस वक्त किसी तरीके से भी जो हक हलाल से रोजी रोटी कमा रहा है, जो नौकरी पेशा है, उसके लिए अपने बजट्स और अपने अखराजात को मैनेज करना आसान नहीं है। लेकिन क्या इन तमाम हालात में शाहजेब गलत रास्ता अपनाना जस्टिफाइड है, सही है? क्या ऐसा होना चाहिए? बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं है। और हम जब जिक्र करते हैं चोरी का, तो वो चोरी किसी भी चीज की हो माया, चाहे वो खाने पीने की अशिया की हो, मोटरसाइकिल की हो, गाड़ी की हो, चोरी तो चोरी है। चोरी अगर आप वो लाखों रुपए की चोरी कर रहे हैं या आप छोटी सी किसी चीज की चोरी कर रहे हैं, उसका जो उसमें गलती है वो सबकी गलती है। तो एम ए जिन्ना रोड पर हमने देखा कि एक मुलजिम ने तकरीबन दुकान के बाहर से 4 घी की भरी हुई जो बाल्टियां थी वो चोरी कर ली, अपने रिक्शे में रखकर ले गया वो। लेकिन क्या ये बात जस्टिफाई करती है कि अगर महंगाई बढ़ गई है तो इस तरह से चोरियां का आगाज हो जाए और मुख्तलिफ दुकानों पर आप चोरियां करना शुरू कर दें, छोटी छोटी लोगों की चीजें जो है वो चुराना शुरू कर दें? इस पर पहले हम अपडेट ले लेते हैं। हमारे जो नुमाइंदे हैं 92 न्यूज के फयाज उनस, उनसे मजीद तफसील में बात करेंगे। जी बिल्कुल, पहले मोटरसाइकिलें, गाड़ियों का सामान और कीमती चीज़ें चोरी होती थी। अब कराची में घी के डब्बे चोरी की सीसीटीवी फुटेज काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रही है। सदर एम ए जिन्ना रोड की ये सीसीटीवी फुटेज है, एक निजी अस्पताल के करीब ये पकवान सेंटर है जिसके बाहर घी के डब्बे पड़े थे। एक चोर जो मोटरसाइकिल पर जा रहा था उसने घी के डब्बे देखे, कुछ फासले पर मोटरसाइकिल खड़ी की, अचानक वापस आया, 2 डब्बे उठाए, मोटरसाइकिल पर रखे, फिर दोबारा वापस आया, 4 सेकंड में दोबारा डब्बे चोरी किए और फरार हो गया। पुलिस के मुताबिक 4 के करीब उसने डब्बे चोरी किए हैं। सीसीटीवी फुटेज की मदद से मुलजिम की तलाश का अमल शुरू कर दिया गया है। पकवान सेंटर के मालिक की जानिब से ये सीसीटीवी फुटेज पुलिस को फराहम की गई है, जिसमें चोर वाज़े तौर पर नज़र आ रहा है। चोर इतना माहिर था कि वो जिस साइड से आया उस तरफ मोटरसाइकिल और रक्शे मौजूद थे। उसे पता था कि अगर मैं ये घी के डब्बे इस तरफ से चोरी करूंगा तो मैं दुकानदार की आंखों में धूल झोंकने में कामयाब रहूंगा, और बिला आखिर वो तमाम तर वारदात कामयाब करके जो है फ़रार हो गया है। पुलिस का कहना है कि महंगाई की वजह से कराची में जो वारदातें हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा इजाफा होता जा रहा है। अगर मुलजिमान को पकड़ा जाता है तो कुछ मुलजिमान नशे के आदी होते हैं, कुछ आदी जराइम पेशा होते हैं, और कुछ मुलजिमान जिनका ये कहना होता है कि बेरोज़गारी और महंगाई की वजह से वो जराइम की दुनिया में आ रहे हैं। जी फयाज भाई, आपने अपडेट किया। वाकई में किसी भी तरह से ये सिचुएशन कोई प्लेजेंट तो है नहीं कि हम इसको शरारत समझें, क्योंकि महंगाई इतनी बढ़ गई है, बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है, लोगों की पहुंच से जो है ये बेसिक जो नेसेसिटीज हैं, जो हमारी जरूरियात हैं, हमारी आसाइश नहीं बल्कि हमारी रहाइश के लिए जो जरूरी है वो नहीं हो सकता। पता नहीं शाहजेब, ये चोरी के नियत से क्या आगे सेल आउट करने के लिए लेके गए, घर लेकर? क्योंकि इस वक्त अगर हम सिर्फ घी की बात भी करें तो माया 600-800 रुपए किलो से घी मिल रहा है। तो अगर वो 5 किलो 10 किलो एक भी बाल्टी में है तो वो 4 बाल्टियों से कितने की बिक जाएंगी या कितने उसको पैसे उसके मिल जाएंगे। तो इसी नियत से यकीनी तौर पर उसने ये चुराया होगा। लेकिन ये जो पूरा मामला, इस पर हमें आज बात करनी है और माहिर नफ्सियात डॉक्टर मोइज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, गुड मॉर्निंग। और जो भी सिचुएशन है, मैं कल ही आपको बहुत याद कर रही थी कि ये महंगाई के मामले में खुदा न खास्ता, और इत्तेफाक देखिए कि आज सुबह में हमें पता चला कि इस तरह का जो है वो वाकया पेश आया है। डॉक्टर साहब, ये किस तरह का मुजरिमाना सोच जो है ये रिफ्लेक्ट करती है, ये कनेक्ट करती है, ये किस तरीके से इसको जस्टिफाई किया जा सकता है? मेरा नहीं ख्याल, लेकिन प्लीज आप रहनुमाई फरमाइए। जी डॉक्टर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी देखिए, याद रखें कि दुनिया में करप्शन और क्राइम उस वक्त बढ़ता है जब पॉवर्टी होती है, गुर्बत होती है। और गुर्बत क्यों पैदा होती है? जब गैर मुनसिफाना तकसीम होती है दौलत। माया, मुझे ये बताइए, सपोज करें आप एक गवर्नमेंट ऑफिसर है, आपके घर में 24 घंटे एसी चलता है, बिजली आपकी फ्री है, आपका पेट्रोल फ्री है, आपने कभी जेब से पैसे नहीं दिए पेट्रोल के। आपको क्या पता कि जो पेट्रोल डाल रहा है अपनी मोटरसाइकिल में या गाड़ी में उस पर क्या गुजरती है, या जो बिजली का बिल देता है उस पर क्या गुजरती है। राइट, ये गैर मुनसिफाना जो है हमारे, मैं 30-40 साल से देख रहा हूँ, कोई ऐसे इकदाम नहीं उठाए गए कि जिससे आने वाले वक्त में इस मुल्क के अंदर गुर्बत खत्म हो। गुर्बत खत्म होगी तो करप्शन खत्म होगा, क्राइम खत्म होगा। जितनी गुर्बत बढ़ेगी, ये जो आज आपने देखा ना, मैं आज से 3-4 साल पहले मैंने एक बात कही थी कई चैनल पे कि एक वक्त आएगा जब आपके हाथ से कोई रोटी छीन लेगा।
ये इसकी इब्तिदा है। आज अल्लाह। पहले गाड़ियां चुराई जाती थी, मोबाइल फोन, मोटरसाइकिल, अब आ गए हम उस लेवल पे जहां घी के डब्बे चुराए जाते थे। हो सकता है आटे की बोरियां चुराई जाए। जब तक इंसान का पेट है, खाली है, वो कुछ ना कुछ करेगा। तो क्राइम तो है ही है, मगर मैं पूछता हूँ जिम्मेदार कौन है? इस हालत पे लाने के लिए कौन जिम्मेदार है? हुक्मरान जिम्मेदार है, ठीक है ना। तो अगर आप ठीक करना चाहते हैं, आपकी नीयत, पिछली हुकूमत की भी मैं बात कर रहा हूं, आप तमाम सरकारी लोगों के, तमाम पार्लियामेंट्स के तमाम बरात खत्म कर दें, उनका फ्री पेट्रोल, फ्री बिजली खत्म कर दें, फिर आप देखिए आपके मुल्क के अंदर तब्दीली कैसे नहीं आती। इसलिए नहीं आती कि जो फैसला कर सकते हैं, जो इंप्लीमेंट कर सकते हैं, जो चेंज ला सकते हैं, ना उनको गर्मी का एहसास है, ना उनको महंगाई का एहसास है। तो कैसे होगा चेंज? तो ये जो हरकत की है इस शख्स ने, ये एक नहीं, ऐसी बहुत सारी चीजें आने वाले वक्त में सुनेंगे, आप सुनेंगे। क्योंकि डॉक्टर साहब हम चोरी को जस्टिफाई तो नहीं कर सकते, लेकिन इस वक्त जो महंगाई, जो बेरोजगारी हम देख रहे हैं, बिल्कुल जो बेरोजगारी हम देख रहे हैं, इसकी वजह से लोगों को बड़ी शदीद परेशानी का सामना है। ऐसे में वो लोग किस ज़हनी अजियत का शिकार हैं, किस ज़हनी तकलीफ में, ये हमें जरूर सोचना होगा। मैं आपसे एक बात पूछूं, एक होता है आदमी लालच में क्राइम करता है, चोरी करता है, और एक शख्स 3 दिन का भूखा है, आप रेस्टोरेंट में खाना खा रहे बाहर, और वो आके आपकी रोटी छीनता है, उसको आप क्राइम कहेंगे? वो 3 दिन से भूखा है, उसको क्राइम नहीं कहेंगे आप। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि उसका हक है इस मुल्क में, हर शख्स का हक है कि उसे 2 वक्त की रोटी फराहम की जाएगी। बिल्कुल, उसकी बुनियादी जरूरियात पूरी होना उसका हक है, बुनियादी जरूरत है। वो अगर नहीं मिलेगी और वो रोटी चुराता, तो आप उसको चोर नहीं कह सकते। और अगर चोर है और चोरी है, तो उसकी सजा उस शख्स को नहीं मिलेगी, हुकूमत वक्त के अफसरान को मिलेगी। ये चीज इंसाफ है, ये दीन इस्लाम में इस किस्म का अदल का कॉन्सेप्ट है। तो अक्सर ही मैं कहता हूं कि हमारे यहाँ इंसाफ अदल नहीं है। अदल कहते हैं बैलेंस को, बैलेंस नहीं है। माशरे में एक तबका है जिसके पास सब कुछ है, एक तबका ऐसा है जिसके पास कुछ भी नहीं है। तो जब ये वक्त आएगा, अच्छा अभी तो ये शुरू हुआ है, अल्लाह ना करे मेरे मुंह में खाक, जब तनख्वाहें आना शुरू हुई होगी 1-2 महीने के बाद, और देखेंगे बच्चों की स्कूल की फीस के पैसे नहीं है, बिजली का बिल दूं, गैस का बिल दूं, क्या करूं, तो वो वक्त आएगा जब इंसान सोचेगा कि मैं क्या करूं। तो आपका करप्शन बढ़ेगा, फिर हर आदमी 2 नंबर के काम करेगा। जब 2 नंबर के काम करेगा तो फिर आपके अंदर क्राइम बढ़ेगा। क्राइम बढ़ेगा, कंट्रोल कैसे करेंगे? आपको हैरत होगी, मैं कई पुलिस स्टेशन में जाता था किसी जमाने में, वहां पे पुलिस वालों के पास कागज नहीं होता था FIR लिखने के लिए, और उनकी गाड़ी में पेट्रोल नहीं होता है, क्योंकि जो बजट आता है वो बजट कहीं और खा जाते हैं। इनको बेचारों को मिलता नहीं, पुलिस वालों को हम इनको बुरा भला कहते हैं, मगर इनकी अपनी जिंदगी में बड़े प्रॉब्लम है। इनके कपड़ों की हालत देखें, ये पूरा पूरा दिन गर्मी में बैठे होते हैं, क्योंकि वो जो मुनसिफाना तकसीम होनी चाहिए हर चीज की, वो इस मुल्क में नहीं है। तो याद रहे, जब तक आप अदल कायम नहीं करेंगे, जब तक आप बराबरी की हुकूमत नहीं लाएंगे, जब हर इंसान के हुकूक मिले उसको, उस वक्त तक ये गुर्बत खत्म नहीं होगी। और आज हम जिस नहज पर है, इसकी वजह यह है कि हमारा एक VIP कल्चर, हमारी एक एलीट क्लास, हमारी एक रूलिंग क्लास, उसके पास सब कुछ है। अच्छा एक बात बताते चलूं, बल्कि ये बात याद रखना, दुनिया के हर उस माशरे में जो समझदार बाशऊर माशरा है, उसमें सबसे ज्यादा इज्जत उस्ताद की होती है, उस्ताद की, राइट। अगर आज पाकिस्तान के अंदर एक टीचर अपनी जेब से अपनी मोटरसाइकिल में पेट्रोल डालता है, स्कूल पढ़ाने जाता है, उसकी कोई वैल्यू नहीं, और उसके बरक्स ऐसे लोग पार्लियामेंट में बैठे हुए या हुकूमत में बैठे हैं जिनका पेट्रोल फ्री है, तो मुझे बताइए कैसा इंसाफ। डॉक्टर साहब, कल की ही बात है, हम ये इस चीज को फीचर कर रहे थे अपने ही सेगमेंट में, कि जिस तरीके से अब बच्चों की किताबों की प्राइसेस जो बढ़ना शुरू हो गई हैं, कि जो 100-200 की थी वो 700-750, और जो 6-8 हजार की थी वो दुगनी प्राइसेस हो गई, वो 12,000 तक पहुंच गई है। अब आपने थोड़ी देर पहले ये एग्जांपल दिया, मैं यही सोच रही थी कि कल ही हमने ये कवर किया कि अब तो बच्चों के पास जो उनका बेसिक राइट है, तालीम, एजुकेशन, वो भी अब दूर हो जाएगी। मैं समझना चाहिए डॉक्टर साहब, उस जहन की कैफियत को, और उसको किस तरीके से आप अपना एक यहाँ बैठकर, अभी आप 92 पे बैठे हैं, आप कैसे उससे कम्युनिकेट कर सकते हैं उस जहन से कि उस तरफ वो ना पहुंचे, इस जुर्म की तरफ वो ना पहुंचे। जी डॉक्टर साहब। देखिए, बजाय तो कोई रास्ता नहीं है आपके पास, क्योंकि ये हकाइक है कि आपने अपने बच्चों को तालीम भी देनी है, आपने घर में खाना भी खाना है, आपने जो जिंदगी आपने गुजारनी है। तो अब उसके आपके पास हल है, एक हल तो ये है कि अपनी इनकम बढ़ाएं, सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाएं। आपकी सोर्स ऑफ इनकम एक होती है, आप जॉब कर रहे हैं, आपको वहां से तनख्वाह आ रही है। अच्छा, शाम को जब घर आ जाते तो सोचे कि मैं घर में आने के बाद 3-4 घंटे को ऐसा काम करूं जिससे मेरी इनकम बढ़े।
तो याद रखे क्वालिटी ऑफ Multiple लाइफ पे source of कंप्रोमाइज मत करना। सस्ता घी मत खरीदना, वो बीमारी होगी फिर डॉक्टर के पास पैसा जाएगा। सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाए, लाखों रुपए लग एक जाएगा। आदमी कई इनकम के सोर्स बना सकता है। लोग घर से बिरयानी बेच रहे हैं, केक बना के बेच रहे हैं। कोविड में बहुत सारी चीजें लोगों ने सीखी, तो हम परेशान ना हो। मुश्किल है, क्या करें, यहाँ अदल ही नहीं है इस मुल्क में, तो कम से कम अपनी सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाएं, कोशिश करें कोई ना कोई तरीके से आपके पैसे आपके पास ज्यादा आए, ताकि क्वालिटी ऑफ लाइफ पे और एजुकेशन पे कंप्रोमाइज ना हो। परफेक्टली मियां, बिल्कुल, इट मेड सो मच सेंस। थैंक यू डॉक्टर साहब, डॉक्टर मुइज़ हुसैन हमारे साथ मौजूद थे इस वक्त। बहुत शुक्रिया। यू हैव अ ब्लेस्ड डॉक्टर साहब। इंशाल्लाह फिर आपसे राब्ते में रहेंगे। आपकी रहनुमाई गाए बगाए ज़रूरत रहती है, क्योंकि इस माशरे को और हम सबको इस तरह की सोच की, इस तरह की बुनियाद रखने की ज़रूरत है कि हम लोग कितने भी हालात मुश्किल हो, हम उसमें होप ज़रूर देखें, एक सिल्वर लाइनिंग ज़रूर देखें, एंड मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम ज़रूर होनी चाहिए। बहुत ज़रूर। हम लोग तो अक्सर ही बात करते रहते शाहजेबर में कि किस तरीके से एक और सोर्स ऑफ इनकम होनी चाहिए, कोई और काम और शाम करते में बैठे अपने दोस्तों के साथ तो कोशिश करें कि ऐसी डिस्कशन करें कि जिसमें कोई ऐसा हल निकले कि सेकंड सोर्स ऑफ इनकम क्या हो सकती है, बिल्कुल। छोटे मोटे बिजनेस क्या हो सकते हैं, जो आप लोग अफोर्ड कर सकते हैं, जितनी आप लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं उतनी कर सकते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल देखिए, कराची में हम बचपन में या हम पंजाब में हो, सर्कस हम बड़े शौक से देखते थे। हमें होता था कि सर्कस लगा है, चलो जाके देखते हैं। फैमिली एक साथ आउटडोर करते थे। लेकिन माया, कितनी अच्छी बात है कि ऐसे हालात में जब इतनी महंगाई है, जब इतनी परेशानियां हैं, इसमें पॉजिटिविटी, कुछ हंसी मजाक, एक मुस्कुराहट अगर किसी के चेहरे पे बिखर रही है किसी फैमिली के साथ, तो ये कितना इंपॉर्टेंट है। और इसी इंपॉर्टेंस को देखते हुए हमने देखा कराची में सर्कस लौट आया है। सबसे अच्छी बात यही है कि क्योंकि देखिए अब ये भी एक इनकम का जरिया है। तमाम लोग जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, वो लोग जो सर्कस में जो है करतब दिखा रहे हैं, वो लोग जो उसमें हिस्सा ले रहे हैं, आप और मैं जाकर जब हम तमाशबीन बनेंगे तो उस सर्कस को फरोग मिलेगा, और इस तरीके से हमारी इकोनॉमी कहीं ना कहीं किसी न जरिए आपका एक बूंद हिस्सा जरूर हो जाएगा। तो कराची में जनाब, मेरा ख्याल है कि शाहजेब साहब जब गए सर्कस में, कैसा रहा? मैं देखने गया था, मुझे बड़ा मजा आया। शुक्र है हिस्सा नहीं लेने गए। मैं चाहता हूं कि आप लोग भी देखें जरा कितना प्यारा सर्कस हुआ कराची। दिखाएं। जब हम सर्कस के बारे में बात करते हैं तो सवाल ये आता है कि सर्कस होता क्या है। सर्कस मेरे ख्याल में तो ये है कि जो एक चलते फिरते फनकारों की कंपनी है, जिसमें फनकार मुख्तलिफ शहरों में ट्रैवल करते हैं और मुख्तलिफ परफॉर्मेंसेज दिखा के, खतरनाक करतब दिखा के लोगों को एंटरटेन करते हैं। कराची में हमें सर्कस बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन ग्रैंड सर्कस का एहतमाम किया गया है पोर्ट ग्रैंड पर, यानी कि कराची वालों के लिए एक अच्छी तफरी है। अगर आप लोग चाहते हैं सर्कस को एंजॉय करना, जो कि 17 जून से लेकर 26 जून तक ये शोज जारी रहेंगे। इसमें मुख्तलिफ किस्म के करतब भी दिखाए जाएंगे और सर्कस तो ऑलरेडी यहाँ पर होंगे, और उसके बीच में कुछ तड़का दिया जाएगा म्यूजिकल परफॉर्मेंसेस का। तो मेरे साथ चलिए हम देखते हैं आज पोर्ट ग्रैंड में जो होने जा रहा है वो क्या होने जा रहा है। तो ग्रैंड सर्कस शुरू होने जा रहा है कुछ ही देर में। फॉर्मेशंस भी बन रही हैं, जितने इनके फनकार हैं वो भी बैक स्टेज पे रेडी हो रहे हैं। हम कोशिश करते हैं थोड़ी सी उनसे बात करें कि जब परफॉर्मेंस शुरू होने वाली होती है तो क्या फीलिंग्स होती हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, ठीक ठाक, अल्लाह का क्या शुक्र नाम है आपका? मेरा नाम हैदर है। हैदर जी। हैदर भाई, आपका गेटअप तो बहुत प्यारा है। जी। अभी कुछ देर में आपकी परफॉर्मेंस भी हम देखेंगे। स्टेज पे जाने से पहले बड़ी मिक्स फीलिंग्स होती हैं, मिली जुली फीलिंग्स होती हैं, क्या इमोशंस होते हैं आपके? सर बहुत मतलब प्रेशर होता है और दिलचस्पी होती है कि बंदा जाए स्टेज पे, अपने ऑडियंस को अच्छे से अच्छा परफॉर्म करके दिखाए, और ये प्रेशर होता है और थोड़ी टेंशन भी होती है। कुछ मतलब कुछ आगे पीछे कोई स्टेप थोड़ा डर भी होता है, थोड़ा डर भी होता है, लेकिन जब चले जाते हैं एक दफा तो फिर कंफर्टेबल हो जाते हैं। कंफर्टेबल जो ऑडियंस जो होती है वो अप्रिशिएट करती है हम लोगों को, तो फिर हमारा दिल और खुल जाता है और डर वर खत्म हो जाता है। फॉर्मेशंस भी बन रही हैं मुख्तलिफ, और फॉर्मेशंस जो बन रही हैं वो मुख्तलिफ करतब दिखाने के लिए बन रही हैं, क्योंकि वक्त करीब आता जा रहा है परफॉर्मेंसेस के लिए, और फिर ज़ाहिर है एक पैनिक भी होता है, एक टेंशन भी होती है, कुछ मिले जुले इमोशंस भी होते हैं। तो यहाँ पर जो इनके कोच हैं जाहिद साहब, उनसे भी हम बात करेंगे, इनकी कितनी लंबी रिहर्सल होती है, इसमें कितना पैनिक
पैनिक होता है, कितनी टेंशन होती है, जब परफॉर्मेंस हो जाती है तो कितने रिलैक्स हो जाते हैं? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक, आप कैसे हैं? आप कोच हैं, इनको सिखाते भी हैं, रिहर्स करवाते हैं? जी बिल्कुल, ये रिहर्सल के बगैर तो बिल्कुल कोई नहीं कर सकता, Possible ही नहीं है। चाहे वो पूरी टीम है हमारी, चाहे वो काफ़ी देर से कर रहे हैं, लेकिन बिना रिहर्सल के हम कुछ नहीं करते। अच्छा जी, इनको सिखाते भी हैं, इनको करवाते भी हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ मुख्तलिफ फॉर्मेशंस हैं, बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, कितने एज ग्रुप्स के लोग हैं यहाँ पर? यहाँ पर काफ़ी एज की हैं, मतलब कि बच्चों से लेके बड़े तक सभी हैं। कोई 5 साल से स्टार्ट है हमारे यहाँ पे, 5-6 साल का बच्चा हो, फिर उसके बाद डिफरेंट हैं, 10 साल के भी हैं, 15 साल के भी हैं, ये ऐसे मुख्तलिफ हैं। जब ख़तरनाक करतब स्टेज पे हो रहे होते हैं, बच्चे भी होते हैं और कुछ में इसमें बीच में 15-16 साल के लड़के भी देख रहा हूँ, जी, कुछ जी, खौफ बिल्कुल। भी होता है कोच को कि यार बस परफॉर्मेंस बिल्कुल बेहतरीन होनी चाहिए, कोई प्रॉब्लम ना हो जाए कहीं पे भी? जी बिल्कुल, वो तो 100% अपना सही वो अपना जो परफॉर्म करते हैं, बट फिर भी हमें डर लगा रहता है कि किसी को चोट ना लगे, और बहुत सारी चोट लगती भी है। ये कोई आसान गेम नहीं है, इवेंट करना सर्कस है ये, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जिमनास्टिक है, बहुत सारे हैं, फायर एक्ट है और वायर बैलेंसिंग एक्ट है, जगलिंग है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें स्टंट जो है बहुत ही डेंजरस और होते वैसे हैं। ही पाकिस्तान में हमें डेंजर स्टंट्स बहुत कम बहुत, देखने को बहुत। मिलते हैं, क्योंकि स्ट्रीट परफॉर्मर्स ही हमारे बहुत सारे हैं। कितना अरसे से रिहर्सल कर रही हैं? जब परफॉर्म करना होता है स्टेज पे, जा रहा है, बड़ा एक पैनिक भी होता है। फील्ड में तो 4 साल हो गए, तकरीबन 4 साल से कोई भी बड़ा इवेंट होता है, कोई कॉन्सर्ट होता है, तो उसके लिए पहले रिहर्सल ही होती है, और रिहर्सल के बाद ही कुछ थोड़ा अच्छा कैसे रिजल्ट बचपन आता में है। शुरू करते हैं करतब के लिए रिहर्सल, ऐसा है? वो ठीक है, बट ऐसा नहीं है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप कितनी जल्दी उसको अडॉप्ट कर लेते हैं, सारी चीज़ें कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वालेकुम सलाम। आपकी कैसी परफॉर्मेंस हमें देखने को मिलेगी? जी माशाल्लाह, परफॉर्मेंस तो आज बहुत सी और बहुत ज़बरदस्त सी परफॉर्मेंसेज हैं। मैं जो आज परफॉर्म करने जा रहा हूँ, वायर बैलेंसिंग एक्ट है, उसके अलावा एक सिंगापुरी एक्ट है, और वायर बैलेंसिंग? जी जी, वायर पे चलने वाला होता है। अच्छा, इंटरनेशनली बहुत सर्कस शोज देखते हैं, पाकिस्तान में सर्कस को कितनी अहमियत दी जाती है? आप समझते हैं कि अहमियत दी जानी चाहिए? जी, पाकिस्तान में सर्कस को अहमियत दी जाती थी किसी टाइम पे, लेकिन अब थोड़ा सा जो वो सिस्टम नहीं रहा, कम हो गया है। मेरे ख्याल से ये हमारा जब से पाकिस्तान बना है तब से सर्कस का सिस्टम भी चल रहा है, ये भी हमारे कल्चर का एक हिस्सा है। सर्कस भी, इसको भी प्रमोट करना चाहिए, बिल्कुल। और इसको भी हमें आगे लेके जाना चाहिए, इससे तवज्जो हटानी नहीं चाहिए। हमारी पाकिस्तान की जितनी भी चीज़ें, जितनी भी गेम है स्पेशली, वो पाकिस्तान का हिस्सा है, और इसको बड़े स्केल पे करना जी, चाहिए। बड़े स्केल और पे आप लोगों करना को ऐसे चाहिए। वसाइल देने चाहिए कि आप लोग एटलीस्ट बिल्कुल बिल्कुल, जितने वसाइल मिलेंगे, जितनी सहूलतें मिलेंगी, उतना अच्छा होगा, तो उसमें पाकिस्तान का नाम ही रोशन होगा, जितनी अच्छी चीज़ें होंगी। परफॉर्मर्स हम आपको दिखा रहे थे ना, बड़े बड़े परफॉर्मर्स, यहाँ छोटे परफॉर्मर्स भी हैं, छोटे छोटे बच्चे भी हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हो सर। क्या नाम है आपका? मेरा एजाज। एजाज, क्या एज है आपकी? मेरी 12 एज है आपकी। Yes. तो ये कब से सर्कस आप सीख रहे हैं और कर रहे हैं? ये 1 साल हो गया। 1 साल हो गया? Yes. तो क्या परफॉर्म करेंगे आज स्टेज पे? आज स्टेज पे जिम्नास्टिक। जिम्नास्टिक करेंगे? अच्छा, तो कोई डर वर तो ना लगता किसी भी चीज़ से? नो सर। ठीक है, अच्छे से करेंगे, मैं देखूंगा सामने बैठ के आपको। ठीक है, एजाज तो कर रहे हैं परफॉर्म। अस्सलाम वालेकुम, आप कैसे हैं? ठीक है। आपका क्या नाम है? फैजान। फैजान, आपकी क्या एज है? मेरी 7। 7 साल के हैं आप? माशाल्लाह। तो आप क्या परफॉर्म करेंगे? आप जिम्नास्टिक करेंगे? डांस पे। डांस भी करेंगे? तो कब से प्रैक्टिस कर रहे हैं डांस की, जिम्नास्टिक की, ये सब चीज़ों की? मुझे 2 साल हो गए। 2 साल हो गए हैं? वाह, तो आपके कोई बहन भाई भी हैं यहाँ पे आपके साथ जो आपके साथ नहीं। परफॉर्म करते हैं? आप अकेले करते हैं? तो आपके मेरा कोच? भाई बस। बड़ा भाई?
इसका जो अरेंजमेंट किया गया है, टीम्स कहाँ से आई हैं, किस किस्म की परफॉर्मेंसेज होंगी, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जनरल मैनेजर पोर्ट ग्रैंड काशिफ ग्रामी साहब, उनसे बात करेंगे। कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू वेरी मच जी, आपने हमें ज्वाइन किया है और मैं आपसे बड़े सवाल करना चाहता हूँ कि हम देख रहे थे सेटअप बहुत अच्छा लगा हुआ है। सर्कस का कॉन्सेप्ट पाकिस्तान में बहुत कम है, इंटरनेशनली में बड़े सर्कस देखने को मिलते हैं। इसके पीछे क्या राज है, क्या पूरा सेटअप किया गया है, कितनी टीम्स हैं, वो क्या सब लोकल टीम्स हैं पाकिस्तान की? जी, एक तो सबसे पहले बहुत शुक्रिया कि आपने चुना पोर्ट ग्रैंड को कि आप आए सर्कस को कवर करने के लिए, और ये कि कराची वालों के लिए ये जो छुट्टियां हैं उसमें एक ऐसी हमने कोशिश की कि लोगों के चेहरे पे खुशियां रहें, क्योंकि देखिए इस वक्त मामलात हमारे मुल्की जो चल रहे हैं उसमें लोग डिप्रेशन का शिकार हैं। तो अगर ये छोटी छोटी खुशियां हैं, छोटे छोटे मामलात हैं, मुस्कुराहट बिखेर सके जी, ताकि लोग जो हैं उनका भी रोटी रोज़गार चल सके, जो सर्कस के लोग इसमें काम कर रहे हैं। बुनियादी कॉन्सेप्ट ये है कि लोगों की मदद करना हर तरीके से, चाहे वो कस्टमर्स हों चाहे वो इसके पार्टिसिपेंट्स हों। हमने कोशिश की है जी, हम पाकिस्तान भर से इसमें जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं ये 50 लोग हैं। जो 50 लोगों का जो हमारा कॉन्वॉय है, जो परफॉर्मर्स हैं वो अक्रॉस ही पाकिस्तान है। अच्छा। वो किसी एक जगह से नहीं है, उसमें कराची के भी पार्टिसिपेंट्स हैं, लाहौर से भी हैं, गिलगित बल्तिस्तान से भी हैं, केपी से भी हैं, और कश्मीर से भी हैं, और बलूचिस्तान से भी एक आते हैं, सिंध से भी है। इसमें 10 एक्ट्स रखे हैं हमने। अच्छा, डेली के 10 एक्ट्स होंगे आपके? पर शो 2 शो होंगे। अच्छा। पर डे 2 शो होंगे, और हर शो के अंदर जो एक्ट्स होंगे वो 10 एक्ट्स होंगे ऑलमोस्ट। जब वो 10 एक्ट्स होंगे तो उसके अंदर उसकी जो ड्यूरेशन बनेगी वो बनेगी 1.5 घंटा। ठीक है, 130 टोटल जो सर्कस शो का वो 1.5 घंटे का होगा, जिसके बीच में आई थिंक म्यूजिकल परफॉर्मेंसेस भी हैं, नमाज ब्रेक्स भी हैं, म्यूजिकल परफॉर्मेंसेस भी हैं, फिर उसके बाद सेकंड शो होगा। तो पर डे 2 शो होगा, 10 दिन के लिए लगाया है। और ये एक सिग्नेचर है, लोग जो है ना वो चाहते हैं कि वो इस किस्म की चीज़ों को देखें। आपको पता है कि ये लोग किसी को भी, असल में ज़िंदगी तमाशा है हमारे नज़दीक, और वैसे भी तो जितना अच्छा तमाशा आप दिखाएंगे लोग उतना इंटरटेन होते हैं। तो ये एक तरीके से हमने इसको, वो भी ऐसे हालात में जब ये तमाशा जो है वो लोगों के लिए एक बहुत बड़ा रिलीफ है, जब मामलात काफ़ी ऐसे हो चुके हैं मुल्क में कि लोगों को कोई, जाहिर बात है जब महंगाई की बात करते हैं, जैसे कि सर जिक्र भी कर रहे हैं पेट्रोल का भी, तो ओवरऑल लोग जो नौकरी पेशा अफराद हैं उनके लिए मुश्किलात बहुत बढ़ गई हैं। तो ऐसे में एक ऐसा ब्रेक मिलना, एक ऐसा रिलीफ मिलना, ये वाकई बड़ा आप लोगों के लिए एक अच्छा साबित हो सकता है। अगर आप लोग विजिट करेंगे पोर्ट ग्रैंड, तो मैं भी और काशिफ साहब भी आप सबसे रिक्वेस्ट करते हैं कि जब तक ये शो चल रहा है कोशिश करें कि अपनी फैमिली से आप विजिट करें और ग्रैंड सर्कस देखें। हमने भी आपको शॉर्ट्स दिखाए हैं, परफॉर्मेंसेस भी हो रही हैं और चलता रहेगा 26 जून तक, तो प्लीज वेट ना करें, जल्दी से आ जाएं। सवेरे पाकिस्तान में शाज़ेब और माइक साथ होने का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम के शुरू में हमने आपको बारिश की अपडेट तो दे दी थी, लेकिन बारिश कहते हैं ना हर चीज के साथ कोई ना कोई पैकेज डील जरूर होती है शाज़ेब, और वो क्या होती है? और वो होती है परेशानी, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि अक्सर जब बारिशें होती हैं तो मौसम तो एंजॉय किया जाता है, लेकिन कुछ परेशानी छोटी मोटी आ जाती हैं। इससे घबराना नहीं चाहिए, बस थोड़ी एहतियात करनी चाहिए। और आप लोगों की मदद के लिए अब एक नई चीज जो हम आपसे शेयर करने जा रहे हैं कि अक्सर शहरी पेट्रोल खत्म हो जाता है बारिश में, अब मोटरसाइकिल फंस जाती है, खराब हो जाती है सॉरी, तो उसमें क्या प्रॉब्लम होती है कि मैकेनिक्स बहुत दूर होते हैं और पेट्रोल का हसूल बड़ा मुश्किल हो जाता है कि आप पेट्रोल पंप तक पहुंचेंगे तो आप पेट्रोल हासिल करेंगे। पानी भरा होता है, आप फंस जाते हैं, आपके पास जो है ना एक दूसरे की, आप मदद अपनी दूसरी कर रहे होते हैं, कोई अगर देख लेता है आपको वो आपकी बाइक को टो कर देता है। लेकिन अब जो है एक अच्छी खबर आई है सिचुएशन को सॉल्व करने की। बिल्कुल, ट्रैफिक पुलिस ने मानसून बारिशों के पेश नजर शहरियों के लिए फ्री व्हीकल रिपेयरिंग सर्विस शुरू कर दी है। यानी कि आपकी बाइक अगर कहीं पर भी फंसेगी या आपकी कोई और गाड़ी भी है जो कहीं पर फंस गई है बारिश में और आपका निकलना मुश्किल हो रहा है, तो आप इनसे राब्ता कर सकते हैं और ये आपकी वहां पर आने के बाद मदद भी करेंगे, आपको वहां से निकालेंगे भी। तो ये बड़ी अच्छी एक सर्विस है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आज से कराची में भी जो है वो बारिश, बूंदाबांदी, हल्के बादलों का बरसने की कराची जब बारिश होती है ना तो मामला बड़े खराब हो जाते हैं, थोड़ी सी भी होती है शाज़ेब, हमारी बिल्कुल ही हालत खराब हो जाती है। और बाइक्स का और गाड़ियों का बहुत मसला रहता है, लेकिन बाइक्स को लेकर जनाब कराची ट्रैफिक पुलिस ने शहरियों की मदद का जो है वो इनिशिएटिव लिया है। इस पर मजीद बात करने के लिए हमारे साथ शामिल है DIGP ट्रैफिक कराची नवाज साहब। अहमद नवाज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में हमें शामिल हुए और आपने वक्त निकाला। बहुत जबरदस्त, अमेजिंग इनिशिएटिव, बेहतरीन सर्विस शुरू कर रहे हैं आप। इस फैसले की वजह क्या है, जरा बताते जाइए जी।
जी बहुत शुक्रिया। इस फैसले की वजह यह है कि आईजी सिंध की जानिब से हमें अहकामात मिले थे तमाम पुलिस ऑर्गेनाइजेशंस को कि वो मानसून के हवाले से ऐसे अपने कॉन्टीजेंसी प्लान्स तैयार करें। तो इस सिलसिले में हमने जब ट्रैफिक पुलिस ने एनालिसिस किया कि लास्ट टाइम जब हैवी रेन्स हुई थी 2 साल कब, तो उस वक्त शहरियों को किस किस्म के ट्रैफिक मसाइल का सामना करना पड़ा था। उसमें बुनियादी तौर पे जो हमारे एनालिसिस में 2 चीज़ें सामने आई थी। एक ये कि जो नशेबी इलाके होते हैं जहाँ पे कि पानी जमा हो जाता है, लोगों को उसके बारे में आगाही नहीं होती और वो उन्हीं जो फ्रीक्वेंट रूट्स हैं वो उनको इस्तेमाल करते हैं और उनको मुतबादिल रास्तों की आगाही नहीं होती कि जो क्लियर हो। ये फ्री व्हीकल रिपेयरिंग जो सर्विस है, इसमें कौन कौन से आलात उनके पास होंगे कि वो वहाँ पहुँच कर उनकी मदद कर सकेंगे या वो मदद के लिए इस्तेमाल किए जा सकेंगे? जी, इसमें हमारी पेट्रोल गाड़ियों के अंदर जो एमरजेंसी सर्विसेज के लिए ज़रूरी आलात हैं उसमें शामिल है कि अगर किसी की बैटरी डिस्चार्ज हो जाए तो हम अपनी गाड़ी की बैटरी के ज़रिए उसकी बैटरी को जंप स्टार्ट दे सकें। उसके अलावा अगर किसी की गाड़ी पंक्चर हो जाए या उसको टायर चेंज करने के लिए मदद दरकार हो, अगर उसके पास जैक या कोई रेलेवेंट टूल मौजूद ना हो तो वो भी हम प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके अलावा गाड़ियों के अंदर एमरजेंसी मेडिकल एमरजेंसी की फ़र्स्ट एड किट जो है वो मुहैया की गई है कि बारिश के दौरान अमूमन जो है मोटरसाइकिल सवार जो है वो स्लिप हो जाते हैं और उनको खराशियाँ आ जाती हैं और उस वक्त जो एम्बुलेंस सर्विस है उसको आने में अगर जो भी वक्त मिले और अगर जहाँ वहाँ पे हम पहले पहुँच सके तो हम पहले पहुँच के उसको फ़र्स्ट एड किट दे सकें। इसके अलावा कुछ गाड़ियों को जो कि मैकेनिकल फॉल्ट हो जाए और उनको मेन रोड से या बीच रोड से साइड पे करना दरकार हो तो हम टोचन वायर्स के ज़रिए उनको साइड पे कर सकें। और इसी तरीके से जो और दीगर जो छोटी मोटी मैकेनिकल फॉल्ट हो उसमें हमारे जवान जो ट्रैफिक के एहलकार हैं वो उनकी उसमें हेल्प कर सकते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पे अगर छोटा मोटा इलेक्ट्रिकल फॉल्ट है तो उनको भी इस चीज़ की ट्रेनिंग है कि वो किस तरीके से वो गाड़ी स्टार्ट हो सकती है दोबारा से। और इसी तरह से हमने फ़र्स्ट एड देने के लिए भी अपने अमले को ट्रेन करवाया है, NICVD के ताउन से उनको ट्रेन करवाया है। बाकी जो उनको फ़र्स्ट एड की ट्रेनिंग दी गई है ताकि वो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर सकें। ये बताइएगा कि अगर फिर बिल फर्ज जिस तरह आप अभी सारा बता रहे हैं और अब बारिश जो है वो शुरू होने वाली है, तो अगर बारिश में मोटरसाइकिल या किसी की कार जो है वो रुक जाती है, खराब हो जाती है, ऐसी सूरत में आपका ये जो इनिशिएटिव है कैसे जो है वो हेल्प प्रोवाइड कर सकता है? क्या वो फ्यूल देगा तो कितना देगा और मदद करेगा तो कैसे करेगा? जी, अमूमन हमने देखा गया है कि मोटरसाइकिल सवार के अक्सर जो है वो पेट्रोल ख़त्म हो जाता है। अमूमन लोग जो है क्योंकि उसमें पेट्रोल का इंडिकेटर नहीं होता अमूमन मोटरसाइकिलों में और उनको पता नहीं चलता कि उनकी मोटरसाइकिल में कितना पेट्रोल रह गया है। अक्सर फैमिलीज़ के साथ लोग होते हैं और उनका पेट्रोल ख़त्म हो जाता है, फिर वो गाड़ी को धक्का दे के और लेके जा रहे होते हैं और एक फैमिली भी बड़ी डिस्टर्ब होती है। तो ऐसी सूरत में हमने हिदायत दी है कि हम उनको वो आधा लीटर से 1 लीटर जितना कि उसको ज़रूरत हो कि नियरेस्ट पंप जो है उसको गाइड भी करेंगे कि यहाँ से पंप कितनी दूर है, आप इतने पेट्रोल में अपने नज़दीकी पंप तक पहुँच सकते हैं। और इस तरह से अगर किसी कार के अंदर अगर ख़त्म हो जाए तो आप समझते हैं कि 1 लीटर 1.5 लीटर से कराची शहर है उसके अंदर बहुत नज़दीकी मकामात पे पेट्रोल पंप अवेलेबल होते हैं, तो इतना पेट्रोल दिया जा सकेगा कि वो नज़दीकी पंप तक या अपने घर तक पहुँच सकें। लेकिन सर इसके साथ साथ ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि कराची बहुत बड़ा शहर है, बड़ा मुश्किल है तमाम लोगों को फैसिलिटेट करना। तो कितनी पेट्रोलिंग व्हीकल्स आप लोगों की होंगी जो लोगों के लिए मदद के लिए मौजूद होंगी खासतौर पर बारिश के मौसम में? अभी फ़िलहाल हमने इसमें 26 गाड़ियाँ जो है अपनी पेट्रोल गाड़ियाँ वो ऑन रोड की हैं और आहिस्ता आहिस्ता हम इनकी इंशाल्लाह कोशिश करके तादाद में मज़ीद ये तो हो गया करें। कि किस तरीके से आप शहरियों की मदद करेंगे, कैसे हेल्प प्रोवाइड करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप लोगों के लिए चैलेंज नहीं होते, आप लोगों के बहुत चैलेंजेस होते हैं। जरा वो भी सबको बताएं कि आप लोगों के लिए खुद कितना मुश्किल और कितने चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। बारिश के दिनों में जैसे बाकी तमाम जो एसेंशियल सर्विसेज हैं वो उनके लिए चैलेंजिंग टाइम्स होते हैं, इसी तरीके से ट्रैफिक पुलिस के लिए भी बहुत चैलेंजिंग टाइम होता है। और इसमें हमें जो हमारा स्टाफ है उसका खुद ड्यूटी पॉइंट पे पहुंचना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट उन दिनों में
नहीं मिलती है तो हमारे जो एहलकार हैं उनको अपने घरों से ड्यूटी पॉइंट पे आने में एक तो दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। दूसरा, फिर जब वो पानी वाली अगर रोड होती है उसके ऊपर जब वो खड़े होकर ड्यूटी करते हैं तो उसमें कई उनको स्किन डिजीज़ का सामना करना पड़ता है और उसके अलावा उनके ड्यूटी आवर्स जो है वो डबल भी हो जाते हैं, बाज़ औक़ात उनको डबल शिफ्ट में काम करना पड़ता है। तो इस तरह के कई चैलेंजेस हैं जो कि हमें फेस करना पड़ते हैं, लेकिन हमारी कमिटमेंट है कि हमने कराची के आवाम की खिदमत करनी है और उसके लिए हमें जितनी भी एक्स्ट्रा वर्क करना पड़े हम इंशाल्लाह करेंगे और कराची के आवाम को बेहतरीन सहूलियात मुहैया करने की पूरी कोशिश करेंगे। हम भी यही चाहते हैं कि इस तरह खिदमत की जारी रहे। अब 2 साल कबल हमने कराची में बड़ी खतरनाक बारिशें सर देखी थी और हालात बहुत ख़राब हो गए थे। खुदा ना खास्ता वैसी सूरत हाल हो जाती है तो आपकी ये सर्विस भरपूर मुतहरिक हमें नजर आएगी। ट्रैफिक पुलिस कराची की कमिटमेंट है कि हम जहाँ जहाँ कराची के आवाम को ये सर्विस की ज़रूरत होगी वहाँ इस सर्विस को प्रोवाइड करने की भरपूर कोशिश करेंगे। ताहम कराची एक बहुत बड़ा शहर है और मसाइल भी बहुत ज़्यादा हैं और वसाइल उस लिहाज से नहीं है जितने मसाइल हैं। तो हम अपने महदूद वसाइल में रहते हुए हम भरपूर कोशिश करेंगे कि हम हर ऐसी 1915 की जो हेल्प की कॉल हो वहाँ पे जल्द अज जल्द पहुँच के उनको रिक्वायर्ड सर्विसेज मुहैया कर सकें। DIGP ट्रैफिक कराची अहमद नवाज साहब, आप लोगों ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है और हम समझ सकते हैं कि यही वो कदम है, यही वो प्रिपरेशंस हैं और यही वो प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं जो हमें बारिशों से पहले लेने हैं। अब ट्रैफिक पुलिस ने अपना किरदार अदा किया, हम लोगों ने भी अपना किरदार अदा करना है, बारिश के लिए प्रिपेयर होना है, अपने घरों को महफूज रखना है, अपनी सड़कों को, अपने गलियों को, अपने मोहल्लों को, अपने इलाकों को महफूज रखना है। इसके लिए साफ रखना भी बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो सफाई जब नहीं होती तभी वो नालियां और वो गटर फंस जाते हैं। तो कोशिश करेंगे सफाई का भी खास ख्याल रखें, जितना आप लोग रख सकते हैं, बाकी जिसकी जिम्मेदारी है वही कर सकते हैं। खैर, प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं क्योंकि सेल्फीज का दौर है और बहुत सारे लोगों को सेल्फीज लेना बड़ा पसंद है और माए भी से सेल्फी ले रही है लाइव शो में। तो खैर, वीडियोस बनाने का शौक और सेल्फीज लेने का शौक, ये इसके लिए बड़ी अच्छी खबर है। माए, क्या खबर है जरा बताएं। वो अच्छी खबर ये है कि अब आपकी यही सेल्फीज जो कि आप यहाँ बैठकर ले रही हैं एक म्यूजियम का हिस्सा बन सकती हैं, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि फैसलाबाद में खुसूसी सेल्फी म्यूजियम कायम किया गया है जहां आर्ट वर्क, इसके साथ साथ म्यूजिक और लाइट्स के जरिए मिस्र, खलाई सफर और रॉक कॉन्सर्ट समेत मुख्तलिफ थीम्स पर मुश्तमिल तकरीबन 66 चैम्बर्स बनाए गए हैं। वाह वाह, क्या बात है। यानी कि सेल्फी लेने के शौकीन वो अपनी वीडियोस और अपनी तस्वीरों के साथ क्या इसमें शामिल हो सकते हैं? बिल्कुल इसमें शामिल हो सकते हैं, इस म्यूजियम का हिस्सा भी बन सकते हैं। लेकिन इस म्यूजियम की क्या खास बात है, हम थोड़ा सा समझना भी चाह रहे हैं कि मैं इस म्यूजियम में फुटेज में बहुत कुछ देख रहा हूँ, डांस भी देख रहा हूँ, आर्ट भी देख रहा हूँ और साथ में सेल्फीज भी ली जा रही है, लेकिन इसका मकसद क्या है ये जानने के लिए म्यूजियम के चीफ एग्जीक्यूटिव जीशान शाह हमारे साथ मौजूद हैं। जीशान साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए, थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल, फैसलाबाद से। जीशान साहब, ये आइडिया क्या है और इसका मकसद क्या है, पहले तो हम ये समझना चाह रहे हैं। जी, वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग में जी। सेल्फी आर्ट वर्ल्ड जैसे कि एक म्यूजियम है, आपने बहुत अच्छे तरीके से इसको समझाया, बल्कि बड़ा मुश्किल हो रहा था हमें गाइड करना लोगों को, क्योंकि ये पाकिस्तान में पहला ऐसा कॉन्सेप्ट है, पहला ऐसा म्यूजियम है। हमने क्या इसके बारे में सोचा था, हम चाह रहे थे कि ये जो कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं हमारे, इसमें इंस्टाग्रामर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, वीलॉगर्स हैं, टिकटॉकर्स हैं और सिर्फ वो जो सेल्फियां लेना भी पसंद करते हैं, उनके लिए रेडीमेड आर्टिस्टिक सेट्स बनाए हम लोग, जो आमतौर पर आप लोगों को घरों के अंदर नहीं मिलते, गलियों में नहीं मिलते। बनी बनाई चीज आपको मिल जाए और आप यहाँ पर आए और अपनी कोई भी वीडियो बना सके और कोई भी कॉन्सर्ट बना सके। अच्छा, इसमें अब हमारी टिकटॉकर्स की कम्युनिटी ने इसमें बहुत इसका यूज किया। अभी जो आपने थोड़ी सी अभी ये फुटेजेस दिखाई थी टेलीविजन पे, स्पेशली वो जो टीवी वाली है हमारी, बिल्कुल मुस्तकिल चल रही है फुटेज। हम देख रहे हैं कि बहुत सारे नौजवान लड़के लड़कियां हम कम नजर आ रहे हैं, आपकी फुटेज ज्यादा नजर आ रही है। साथ ही देख रहे हैं हम लोग भी, क्योंकि मैं चाह रहा था कि मुझे पता हो कि कौन सी वाली इमेज दिखा रही है, मैं उस पर इलैबोरेट कर सकूं। अब वो टीवी वाली ऐसी है, अच्छी। टिकटॉक के ऊपर सिर्फ हम एक टिकटॉक ले लेते हैं। टिकटॉक के अंदर 3 चीजें होती हैं जो आपको एक वीडियो के अंदर चाहिए होती हैं। एक होता है साउंड, एक होता है सेट और एक होता है आपका ट्रेंड। ट्रेंड क्या होता है? ट्रेंड होता है कि वो भाई दुनिया में या पाकिस्तान में लोग किस टॉपिक के ऊपर क्या बातें कर रहे हैं, क्या वीडियोस बना रहे हैं।
सेट होता है कि आपने उस ट्रेंड को लेके किस जगह के अंदर अपनी क्रिएटिविटी लेकर आनी है। और साउंड होता है कि वो जो भी ऑडियो होगी, अच्छा वो दो तरीके होते हैं, एक होता है कि लोग जो है अपनी ओरिजिनल साउंड करते हैं, कुछ होता है कि लोग कॉपी करते हैं लेकिन उनकी वीडियो अपनी होती है। अब साउंड और ट्रेंड तो आपने लेकर आना है, सेट आपको यहाँ पे 66 डिफरेंट किस्म के, जैसे कि आपने बताया, कॉन्सेप्ट्स मिलते हैं और यहाँ पर आके आप टिकट लेते हैं। हम मंडे टू संडे जिस तरह 7 डेज अ वीक ओपन होते हैं और आप एक अच्छे माहौल में फैमिली फ्रेंडली एनवायरनमेंट के अंदर यहाँ पर आके वीडियोस बनाएं, कॉन्सेप्ट्स बनाएं और वो इस तरह की चीजें आपको नजर आ रही हैं। तो ज़ीशान जरा टिकट के प्राइस भी बता दीजिए और थीम्स भी बता दीजिए, जो आपने कहा ना 66 थीम्स हैं, जरा वो भी बता दीजिए साथ साथ जी। हमारी टिकट की प्राइस जी अभी, क्योंकि अभी हमारे इस वक्त एक टूर्नामेंट चल रहा है जिसमें हम उसको हैशटैग बनाओ और कमाओ चैलेंज कह रहे हैं, मतलब कि टिकटॉक बनाओ और प्राइजेस कमाओ। तो इस वक्त हमारी 500 रुपीज की टिकट है जी पर हेड। हम खुलते हैं शाम 5 बजे से लेकर रात 11 बजे तक डेली, मंडे से लेकर संडे तक। और इसमें आप फैमिलीज भी आ सकती हैं, इंडिविजुअल्स आ सकते हैं, बूढ़े भी आए हैं, बच्चे भी आए हैं, नौजवान भी आए हैं, मतलब बहुत लोग आ रहे हैं और बहुत इधर एंजॉय किया उन्होंने आगे, जो हमें फीडबैक मिला है इसके ऊपर आके। अच्छा ज़ीशान, मुझे बताइएगा यहाँ पर ये ट्रेंड्स तो जी प्लीज कंटिन्यू कीजिएगा। सॉरी, मैं सिर्फ यही बता रहा था कि यहाँ पर आके सिर्फ एक चीज होती है कि लोगों को सरप्राइज का एलिमेंट ना मिले। ये है एक म्यूजियम। म्यूजियम का मतलब है कि ये जो हम जिस सेट्स की बात कर रहे हैं ये बेसिकली आर्टिस्टिक इंस्टॉलेशंस है। तो इधर हम कहते हैं कि जी यहाँ पे जूते अलाउड नहीं है। हाँ, आपको टिकट के साथ सॉक्स हम दे रहे हैं यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट, न्यू ब्लैक सॉक्स हम देते हैं। अगर आप कहते हैं कि नहीं मुझे ब्लैक सॉक्स नहीं पहननी, मेरे आउटफिट के साथ नहीं जा रही, तो आप घर से अपनी कोई भी रंग बिरंगी सॉक्स ला सकते हैं। हाँ, लेकिन इस पे तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। जूते आप लोग ने नहीं लेके जाने, जो रूल्स हैं वो तो लाजमी फॉलो करने हैं। लेकिन ज़ीशान में थोड़ा सा ये बताइएगा कि ये तमाम ट्रेंड्स तो मैं देख रहा हूँ, इसमें बहुत सारी चीजें तो ऐसी हैं कि जनरलाइज हैं कि उसको तो आप पूरा साल इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कुछ ट्रेंड्स ऐसे होते हैं जो पहले इन होते हैं फिर आउट हो जाते हैं। तो क्या इन और आउट के साथ साथ आप ट्रेंड्स चेंज भी करेंगे, थीम्स को चेंज भी किया जाएगा वक्त के साथ? हमारी कोशिश ये कि हम आस्ता आस्ता चीजों को साथ आगे लेके चले। अभी हमने फैसिलिटी दी है, हम चाह रहे जरा बहुत सारे लोगों को इस फैसिलिटी का पता लग जाए कि यहाँ पर आके हम पहले सिर्फ वीडियोस बनाए, कॉन्सेप्ट्स बनाए। हमारी अपनी यहाँ पर एक कॉस्ट्यूम शॉप भी है इसी फैसिलिटी के अंदर, जिसके अंदर मोर देन 100 कॉस्ट्यूम्स है। उसमें अर्तुगरुल के सेट्स हैं, वैम्पायर के सेट्स हैं, मतलब वॉरियर्स के सेट्स हैं, वो सोर्ड, तलवारें, वो टॉय वाली गन्स। तो वो एक्स्ट्रा सर्विसेज होती है। शाहजेब को बड़ा अच्छा लगा सुन के। ये बताएं मुझे ज़ीशान, इतनी मेहनत आप कर रहे हो, मैं आपका बातें सुन रही हूँ, आप इस तरह मदद कर रहे हो, बेसिकली ये एक खिदमत भी है क्योंकि लोगों के पास एंटरटेनमेंट बहुत कम ऑप्शंस होते हैं और इस तरह क्रिएटिवली डन एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया एक फ्यूचर भी है, डिजिटल मीडिया। एग्जैक्टली, मगर इसको करने के लिए एक सोच हो सकती थी, लेकिन प्रैक्टिकली करना क्यों किया? Why did you even think about it? बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट भी है exactly. हमारा ये बेसिकली दिस इज वन स्मॉल पार्ट ऑफ आवर प्रोजेक्ट हियर इन फैसलाबाद। ये गटवाला कमर्शियल हब के नाम से हमारा एक प्रोजेक्ट है और इसके अंदर हमारी एक ही कमिटमेंट है, वो ये है कि यार यहाँ पर हमने ना नॉवेल्टी आइटम्स लेकर आने हैं, वो एंटरटेनमेंट हो, वो बिजनेस हो, वो रेजिडेंशियल हो। ये हमारा एक पहली कह लें कि आउटपुट थी, इस शहर के लिए नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान के लिए, क्योंकि दिस इज ओपन, कोई कहीं से भी आए वो यहाँ पर आगे इसका पार्ट बने। तो एक तो ऑब्वियसली वी वांट टू रीच आउट टू अ कम्युनिटी जिसको अभी तक मास लेवल पे, खाली रियल एस्टेट ने नहीं, किसी भी बिजनेस लेवल पे इनके लिए प्लेटफॉर्म नहीं रखे, इनके लिए फैसिलिटीज नहीं रखी। अब आप यकीन जानिए, मैंने आपस की बात है, मैंने पिछले महीने एक टूर्नामेंट पिछले महीने स्टार्ट हुआ है बाय द वे, सेल्फी आर्ट वर्ल्ड। पिछले महीने हमने टूर्नामेंट स्टार्ट की, उसमें हमने कहा कि जी, मैंने अपनी तरफ से बड़ा तीर मारा, मैंने कहा कि जी ओहो 500,000 व्यूज लाना तो बड़ी मुश्किल बात होती होगी, ये तो बच्चों को 30-30 दिन लग जाने हैं, चलो ग्रैंड प्राइज रखते हैं 500,000 व्यूज पे। हमने पिछले महीने अभी ये टूर्नामेंट क्लोज की। आप यकीन जानिए, यहाँ पे वो जो आप थोड़ी सी वीडियोस अभी दिखा रहे थे, ये हमारे जे भट्ट ही है, वो पिछले महीने आए हैं, दूसरे दिन मेरी टूर्नामेंट के, उन्होंने टिकट की प्राइस दी, आए, वीडियो बनाई, अपलोड की, रात को उसको 2 मिलियन व्यूज मिल गए। ये मतलब इसने टूर्नामेंट शुरू होने से पहले कैसे खत्म कर दी। मैंने बोला नहीं, मैंने जेजे को बुलाया, मैंने कहा जेजे आप इधर आओ यार, आपने ना कोई ये मशीन कोई बॉट शॉट लगाया है, ये सही नहीं है। अच्छा, उतने में 3 लोग और आए, पहली बार, उनकी इतनी फॉलोइंग भी नहीं है, मतलब वो कहते हैं कि 10 मिलियन फॉलोइंग है तो ये तो फॉलोअर्स ही देख लेंगे, एक बार तो उनको व्यूज मिल जाएंगे। आप यकीन जानिए 1 लाख व्यूज, 1 लाख फॉलोअर्स, 80,000 फॉलोअर्स वाले
अब जे बड़की इसका मतलब है ज़ीशान उनकी फॉलोइंग इतनी खासी है और इस हद तक इस चीज को देखा जा रहा है। लेकिन मैं इसका थोड़ा फ्यूचर आपसे जानना चाहता हूं। या आपने बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया है और डिजिटल वर्ल्ड हम देख रहे हैं जिस तरह से अब आगे बढ़ता जा रहा है और खासतौर पर हमारे जो टिकटॉकर्स हैं या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं वो काफी आगे आ रहे हैं। तो आप उनकी सपोर्ट के लिए आगे क्या करने जा रहे हैं? आपका जो एक बिगर प्लान है वो क्या है? मेरा जो अपना इमीडिएट प्लान है सेल्फी आर्ट वर्ल्ड को लेके कि वो हम अक्सर यहाँ पे कोट करते हैं, सॉफ्टवेयर प्लस हार्डवेयर हमने साथ लेके चल रही है। सेल्फी आर्ट वर्ल्ड मेरी हार्डवेयर है। सॉफ्टवेयर के अंदर हम लोग क्या कुछ कर रहे हैं कि हम यहाँ पे एक मोनेटाइजेशन के तरीकेकार चैनल में अपनी फॉलोइंग बढ़ाना, नीश कंटेंट के ऊपर कैसा कंटेंट बनाना, किस तरह की इक्विपमेंट बनाना, वो एक हम यहाँ पे चैनल भी बनाएंगे, हम खुद भी उसके ऊपर कंटेंट बनाएंगे, कंटेंट क्रिएटर्स को भी यहाँ पर लेकर आएंगे, इवेंट्स हम लोगों ने यहाँ पर करने हैं स्पेसिफिकली बेस्ड ऑन ये जो जिस तरह के अभी हमने एक सीजन बनाया टिकटॉक का, इसी तरह की जो है ट्रेंडिंग साउंड्स के ऊपर हम लोग यहाँ पर लेकर आना चाहते हैं। जो एक चैलेंजेस क्या रहे? चैलेंजेस क्या रहे बताएं। अभी मैंने बहुत बेसिक किस्म के चैलेंजेस बनाए। मैं नहीं चाह रहा था कि ओवर कॉम्प्लिकेट करें। बेसिक चैलेंज था, उसमें हमने कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रखी। हमने कहा भाई हैशटैग बनाओ और कमाओ। 66 कॉन्सेप्ट हैं, आप घर से साउंड लाओ, आप अपनी ओरिजिनल वहां आकर बनाओ, भाई यही कॉन्सेप्ट है। आपने वीडियो बनानी है और जिसको महीने के एंड तक सबसे ज्यादा व्यूज मिल गए वो प्राइज जीतेगा। अच्छा, अब मजे की बात क्या है भाई, जल्दी बता दो प्राइस क्या मिलेगा, ये तो हमने पूछा ही नहीं। जो इस टूर्नामेंट जो अब ये सेकंड सीजन चल रहा है हमारा, सेकंड सीजन में हमारे पास CD70 बाइक्स है, कैश प्राइजेस है 5,000 10,000 के, और जो हमारा वो प्रीमियम प्राइस जो है वो iPhone 13 Pro Max है। तो ठीक हो गया, सही हो गया। आप लोग वीडियोस बनाएं, वहां जाकर पार्टिसिपेट करें इस चैलेंज में और ज्यादा से ज्यादा लाइक्स लें, व्यूज लें और ये कंपटीशन में हिस्सा लेकर जीते। यहाँ पर ज़ीशान, थैंक यू वेरी मच, ज़ीशान शाह हमारे साथ मौजूद थे जो कि CEO सेल्फी म्यूजियम है, और जिस तरीके से सारी डिटेल्स शेयर की हैं तो थैंक यू वेरी मच। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग भी माया गीता तरह इस म्यूजियम का हिस्सा बनेंगे और इस कंपटीशन का हिस्सा बनेंगे। यहाँ पर थोड़ी सी ब्रेक लेते हैं, तब तक हम एक सेल्फी ले लें। चलें, आप लोगों के साथ सेल्फी ले। शाज़ेब और माया के साथ होने का बहुत शुक्रिया। सुबह सवेरे पाकिस्तान में आप अब वो जो हमारे साथ सेगमेंट आप करेंगे वो बिल्कुल रिलेटेड है डायरेक्टली ईद कुर्बान के साथ। शाज़ेब, कल भी मैं कहीं खबर पढ़ रही थी कि कुछ जानवर आए थे, उनको जो है फिर बहुत सारा बहुत सारी क्वांटिटी थी उनको। इस वक्त हम देख रहे हैं कि मंडियों में रश मुसलसल बढ़ता जा रहा है और जब रश बढ़ता है तो खरीदारी बढ़ जाती है। लेकिन खरीदारी जो बढ़ रही है उसमें बहुत सारे लोगों का ये कंसर्न है कि क्या इन मवेशी मंडियों में किसी किस्म के लंपी वायरस के जो जानवर हैं जो उससे मुतासर हो चुके हैं वो मौजूद तो नहीं है। क्या हम खरीदारी जब कर रहे हैं तो हमें किस किस्म की एहतियात जो है वो करनी है? अभी डर में आ गए ना शाज़ेब लोग सारे जो कंज्यूमर्स। गुज़िश्ता रोज जो है ना, गुज़िश्ता दिनों में कुछ इतलात ऐसी आई थी शायद कि वहां पर कुछ जानवर हैं जो कि लंपी वायरस से इफेक्टेड हैं। तो लोग डर गए होंगे कि भाई ये ना हो कि हमें तो पहचान है नहीं और हमको जानवर ले आए तो उसमें लंपी डिजीज ना हो। बिल्कुल, लेकिन इसके साथ साथ आपको बताएं कि जो दाखिली रास्ते हैं मवेशी मंडियों के, वहां पर ये चेक किया जाता है कि लंपी वायरस से मुतासर कोई जानवर तो नहीं है, और अगर वो हो तो उसको वापस भेज दिया जाता है। लेकिन इस मामले पर हमें बात करनी है, इसको समझना भी है क्या वाकई ऐसा है कि कुछ जानवर आए थे जो इससे इफेक्टेड थे। तो DG लाइव स्टॉक सिंध डॉक्टर नजीर हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? अच्छा, मुस्कुरा रहे हैं हमारी बातें सुन के, मुस्कुरा रहे हैं, कह रहे देखो इनको क्या पता हम कैसे ख्याल कर रहे हैं। तो बताए ना डॉक्टर साहब क्या हो रहा है? जी बिल्कुल, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, खुदा का लाख लाख शुक्र है कि ईद उल कुर्बान पे हम बहुत बेहतर पोजीशन में हैं। डिजीज़ सिंध के हवाले से अगर पूरे पाकिस्तान में बात करें तो सिंध वाहिद सूबा है जो अभी कंट्रोल कर चुका है। और हमारे पास जितने भी जानवर अंदरूनी सिंध से हैं वो डिजीज़ फ्री हैं। अभी उनके अंदर कोई लंपी नहीं है। और लंपी को देखने के लिए, चकास करने के लिए कोई बड़े डॉक्टर की भी जरूरत नहीं है। वो चेक किया वो, क्योंकि वो स्किन डिजीज है, ऊपर ही फोड़े होते हैं, लंप होते हैं, वो तो हर आम आदमी भी देख सकता है। तो अब सूरत हाल थोड़ी सी बाकी सूबों के अंदर जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट है, मुश्किल है। अच्छा। तो हमने क्या किया हुआ है कि जितने भी हमारे बाकी सूबे हैं उनकी जितने भी हमारी बॉर्डर लाइन्स हैं वहाँ पे हमने चेक पॉइंट्स कायम किए। एक हमारा पंजाब के साथ घोटकी
के साथ जो मिल रहा है, वहाँ पे हमने चेक पॉइंट से 3 शिफ्ट लगी हुई है, जहाँ पे हमारे 9 डॉक्टर्स अवेलेबल हैं। ठीक है। उसके अलावा फिर हमने एक चेक पॉइंट की है जैकबाद, जो जाफराबाद बलूचिस्तान से मिल रही है। बिल्कुल मिल रही है। एक कंदकोट कश्मीर से जो ऊपर जो है वो हम अगर देखें तो पंजाब के साथ वो इंडस हाईवे वो मिल रहा है, और एक बलूचिस्तान से हब के थ्रू मिल रहा है। इन पे चेक पॉइंट्स किए। फिर हमने देखा कि कुछ ट्रॉलर जो है ना वो मूव हो रहे थे, मोटरवे से आ रहे थे सक्खर के अंदर, सक्खर की तरफ। तो फिर हमने एडिशनल पॉइंट सक्खर के अंदर लगी कि अगर कोई मोटरवे से आ जाए तो सक्खर पे आ जाए। फिर हमने एक काठोड़ पे और फिर एक जो है ना वो यहाँ पे कर दिया है चेक पॉइंट लाइव स्टॉक। बड़ी सख्त मॉनिटरिंग हो रही है डॉक्टर साहब, इतनी ज्यादा आपने कह दिया है कि हमने चेक पॉइंट्स बना दिए। लेकिन डॉक्टर साहब मुझे ये बताएं, क्या ऐसे जानवर हैं जो कि लंपी वायरस का शिकार हुए और फिर रिकवर कर गए और मंडी में आ गए? अगर कोई लंपी वायरस का शिकार हुआ जानवर और वो रिकवर कर गया, अब ना सिर्फ वो जानवर, लेकिन एक तो ये कि मुद्दे सेहत नहीं है इंसान के लिए कोई नहीं, अच्छा। लेकिन जानवर फिर लाइफ टाइम इम्यूनिटी डेवलप कर लेता है। लेकिन वो ईद कुर्बान के लिए नहीं हो सकता ना, अगर बीमार है तो वो जाहिर बीमार तो नहीं, जो रिकवर हो चुका है, अब बीमार नहीं है, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि वो उसकी मुदाफियत इतनी अच्छी बन गई, क्योंकि ये वही वायरस है, उसका सिस्टर वायरस है जो हमें बचपन में चिचक होता है, चिकन पॉक्स होता है, हमें एक दफा बचपन में हो जाए तो जिंदगी में दोबारा फिर नहीं बन जाती है। और वंस ये हो जाए तो फिर अगर नहीं हुआ तो हम कितने ही बड़े हो जाए फिर भी एक दफा बच्चे से लग जाएगा। और खूबसूरती इस वायरस की ये है कि होस्ट स्पेसिफिक होता है, अपनी शक्ल तब्दील नहीं करता कोविड की तरह कि बार बार हमें वैक्सीन लगानी पड़े या चेंज करना पड़े। किसी को लग सकता है आपसे एक दूसरे को? बिल्कुल भी नहीं। अच्छा। मैं इसको जिम्मेदारी से कह रहा हूँ क्योंकि ये 1929 ऑलमोस्ट 100 साल हो चुके हैं इस वायरस को। बाकी दुनिया के अंदर हम बचे हुए थे, और उस दुनिया के अंदर कहीं पे भी किसी टाइम में भी एक्सीडेंटली कि अगर किसी ने गलती से गोश्त भी खा लिया या दूध पी लिया तो उसको भी इंसान को एक दफा भी यही मैं इस तरफ आ रहा था कि अगर कोई इफेक्टेड है भी फर्ज करें और किसी ने कुर्बानी के लिए खरीद भी लिया है तो उसको कोई इससे फर्क नहीं पड़ेगा, गोश्त से भी किसी और चीज से भी? बिल्कुल अपेरेंटली वो नहीं करना चाहिए। बाकी एथिकली कि अगर अच्छा नहीं लगता किसी को, बीमार जानवर ऐसी लोग नहीं, हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से इसका वायरस कभी भी इंसान को मुंतकिल नहीं होता। सबसे खूबसूरत बात यह है कि अभी तक आपने देखा होगा कि दुनिया के अंदर ये थोड़ा भैंस में भी लगा था, लेकिन ये इतना स्पेसिफिक है कि गाय से न भैंस को लग रहा है, न बकरी को लग रहा है, न शीप को लग रहा है। अल्लाह की शान। तो ह्यूमन तो एक अलग बात है, अलग बात है। अच्छा डॉक्टर साहब, इसका मतलब है कराची में जो मंडियां हैं वो बिल्कुल लंपी से महफूज, जितने आपने चेक पॉइंट्स बताया उस पर तो मुझे नहीं लगता लंपी डर के भी गलती से भी करेगा, मतलब बिल्कुल ना सिर्फ हम महकमा सिंध लाइव स्टॉक जो है इसमें एक्टिव है, लेकिन हमारी जो लोकल मंडी जो मैनेजमेंट है, जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन वो भी एक्टिव है, क्योंकि कोई मंडी को जो मैनेज कर रहा है ओनर है वो नहीं चाहेगा कि मेरे पास एक भी जानवर गलती से आ जाए तो फिर सारे लोग भाग जाएंगे यहाँ। अच्छा, क्या इस आपने कहा ना एक दफा हो गई, अब क्या डॉक्टर साहब ये समझ सकते हैं कि इस साल 2022 में लंपी आ गई तो 2023 में तो नहीं आएगी फिर लंपी? इस शिद्दत के साथ नहीं आएगी, क्योंकि जो जानवर अगर होके और रिकवर हो गए तो वो लाइफ टाइम उसकी इम्यूनिटी है। जिसको हमने वैक्सीन लगाई है उसकी 1 साल से 1.5 साल इम्यूनिटी है। हम अगर मुसलसल इसको वैक्सीन लगाएंगे तो फिर हम इसको कंट्रोल कर पाएंगे। बिल्कुल इस वजह से हमारी इस दफा स्ट्रेटेजी बहुत बाकी सूबों की निस्बत बहुत अच्छी थी, तो इस वजह से क्योंकि हम ईद कुर्बान को हम कंट्रोल कर गए। इसका रीजन ये था, वाहिद सूबा है सिंध जिन्होंने वैक्सीन लंपी की इंपोर्ट की। अच्छा, वाहिद सूबा सिंध इसने लंपी की जो वो है 3 दिन के अंदर हुकूमत सिंध ने इमरजेंसी फंड मुहैया किए, क्योंकि हमारी 3 प्रॉन्ग स्ट्रेटेजी थी। जब बीमारी आ गई शिद्दत से के साथ आ गई, क्योंकि मैं खुद इस फील्ड में PhD हूँ और वैक्सीन को और जो आउटब्रेक होते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए बाहर से तो हमारी पूरी प्रैक्टिसेस हैं, हमारे एक्सपर्ट्स जो हैं, हमने बैठ के एक स्ट्रेटेजी बनाई। जितनी शिद्दत से बीमारी आ रही है, जब तक लंपी की वैक्सीन नहीं होगी तब तक हम कंट्रोल। अब कोविड की वैक्सीन आई, लोगों ने कराई, अब देखें काफी हद तक कंट्रोल आ गया। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज है, क्योंकि देखिए ये जो मौसम आया है ना, ये सिर्फ ईद कुर्बान का नहीं है, ये मानसून भी आ रहा है, बारिशें आ रही हैं। हमारे यहाँ जब भी बारिशें आती है, हमारा जो कुर्बानी का जानवर होता है वो पिछले 1-2 सालों से हम देख रहे हैं अफेक्ट होता है, बीमारियां होती हैं। क्या उनके इम्यून सिस्टम के लिए भी कुछ उनको दिया गया है, उनकी सेहतों के वास्ते, ताकि जो मौसमी तबियत खराब होती है वो असर ना हो और ईद कुर्बान पे लोग आराम से जानवर खरीद सकें? जितनी भी लोकल मंडियां हैं, जो कैटल कॉलोनीज हैं या कैटल मंडियां हैं, वो लोकल गवर्नमेंट लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की रिस्पांसिबिलिटी बनती है और वो स्प्रे भी कर रहे हैं, वो सारा काम कर रहे हैं। लेकिन वहीं पे महकमा लाइव स्टॉक से पीछे खड़ा है। जहां पे भी हम देखते हैं कोई वीक एनिमल है, कोई ट्रीटमेंट की जरूरत है, तो हमारी टीम्स मौजूद है। और जो अजला, न सिर्फ कराची के हद तक, अंदरूनी सिंध में भी जिस अजला के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने हमें अप्रोच किया, हमने अपने डॉक्टर्स मुहैया किए वहाँ पे, हमने कैंप्स लगाई हैं वहाँ पे, हमने जितनी भी मल्टीविटामिन मेडिसिन, क्योंकि बरसात का मौसम है उसके हवाले से, और मच्छर, क्योंकि ये बीमारी मच्छर से फैल रही है, ना सिर्फ ये, उस वजह से। दूसरा हमारे लिए जो नेक्स्ट टॉपिक है वो फुट एंड माउथ
बाउंड डिजीज, बरसात होने के बाद फिर हेमोरेजिक सेप्टिसीमिया एक गलघोटू होता है और एफएमडी होती है, उसको कंट्रोल करने के लिए हमने क्या किया, उस लंपी के साथ ही हमने कैंपेन करना शुरू कर दिया। और जो जानवर जितने भी तैयार किए जा रहे थे कुर्बान करने के लिए, हमने उनको पहले टारगेट किया ब्रीडर्स को, और हम सबको वैक्सीन कर चुके हैं। इस वजह से माशाल्लाह अगर कोई लंपी के अंदर अगर कोई केटल मंडी में या इसमें आज भी जाता है जानवर, और कोई नया मॉस्किटो जो है वो मच्छर लेके भी आ जाता है वायरस, क्योंकि पहले ही प्रोटेक्टेड है तो उसको कुछ नहीं होना। और अगर आप घर ले जाते हैं और घर में कोई वायरस कोई सराउंडिंग में है, अगर कोई वो मच्छर से काटने से होता है, तो अगर मच्छर डेंगू की तरह ही है ना, तो अगर वो मच्छर वहां पे उसको काटेगा भी तो फिर भी आपके घर में भी नहीं होगा। लेकिन फिर भी हम कह रहे हैं खुदा ना ख्वासा अगर कहीं पे इस तरह हुआ, हमारी कराची के अंदर 24 जो है वो पॉइंट्स हैं जो हमारी क्लिनिक्स और हॉस्पिटल्स हैं, लांडी से लेके मदनी से कोलंडी से सदर से वो वैक्सीन भी लग रही है। और उस मुतालिका जो भी स्टाफ है उनके साथ आप रब्ता कर सकते हैं कोई भी इस तरह की नौबत आए, क्योंकि हमारा अंदाजा है कि तकरीबन 4.5 लाख जानवर स्लाटर होते हैं कराची के अंदर ईद अल कुर्बान पे, तो यानी 4.5 लाख घराने इनको लेके बैठे हुए जानवर। उनमें जो भी अगर कोई इस तरह का मामला है तो हमें जरूर इतला कीजिए, हमारी टीम से मुतहरिक हैं और आपके पास वो पहुंच जाएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, आखिर में ये बता दें कि मंडी के अलावा भी जानवरों की फरोख्त होती है, हम सड़कों पर देखते हैं, छोटी जगहों पर देखते हैं, कभी गली मोहल्लों में भी लेकर खड़े होते हैं, क्या वो भी इस वायरस से महफूज है? जी बिल्कुल, हमने अब क्योंकि हमने हमारी जो स्ट्रेटेजी थी वो मैं महकमा सिंध की जो मैं आपको बताऊं, हमारे पास 9 मिलियन काउज है। हम क्योंकि 5 महीने लग गए तशखीस करने में, फेडरल गवर्नमेंट को हमने वहां पे भेजा, फिर जो वैक्सीन इंपोर्ट करनी थी उसमें 1 महीना लग गया क्योंकि वो हमें परमिशन लेनी थी। चूंकि ये वाहिद हुकूमत थी जिसने यानी सूबा था जहां पे फंड्स अवेलेबल हो गए, हमने 4 मिलियन वैक्सीन से डोज मंगवाए। हम अज्यूम कर रहे थे 1 से 2 मिलियन जो है वो हमारे नेचुरली कन्वर्टेड हो जाएंगे, जिस तरह कोरोना होता है कुछ लोगों को सिम्टम नहीं होते, उस तरह कन्वर्टेड हो जाएंगे तो वो भी प्रोटेक्ट हो जाएंगे। तो हमारा टारगेट ये था कि साइंटिफिकली 6 मिलियन जब हम काउस को नेचुरली या फिर वैक्सीनेशन के थ्रू इम्यून कर देंगे तो हमारा सबसाइड हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह 2 हफ्तों से हमारे पास कोई डेथ नहीं है लंपी की, और जो इंसिडेंस था 4000 डेली का, वो हम कल के रिपोर्ट ये है कि हम 70 पे लेके आए। माशाल्लाह माशाल्लाह, यानी कि तक हम हमारा सिर्फ कराची जो है महफूज है, कराची महफूज है जी। बिल्कुल बिंदास जाएं, अल्लाह के हुजूर जो है ये अपने फराइज की अदायगी करें। और हमारी लाइफ स्टॉक सिंध जो है, जिसका डिपार्टमेंट हेल्थ डिपार्टमेंट जैसे काम कर रहा है, हमारा लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट जैसे काम कर रहा है, उनको वाकई में वो तारीफ और दुआओं के काबिल है। हमें बहुत सवाब कमाया भी है और ऑब्वियसली हम सब देख भी रहे हैं। तो ये बात आकर कहना, ये अगर नहीं होती इसकी तस्दीक, तो आकर इतना बड़ा नाम इतने बड़ी जिम्मेदारी के साथ नहीं बोलते। आप अपनी ईद कुर्बान की तैयारी कीजिए, अल्लाह पाक आप सब लोगों की कुर्बानियों के आप जो है वो कुर्बानियों को कबूल भी फरमाए और आप लोगों को मौका भी दे के आप कर सकें। छोटा सा वक्फा लेते हैं, हमारे साथ रहेगा शाज़िब और माया कर रहे हैं आपका इंतजार। थैंक यू डॉक्टर साहब। देने का बेहद शुक्रिया शाहजेब, और मैं बहुत एक्साइटेड हैं अब सेगमेंट करने के लिए। शाहजेब आप बताना चाहेंगे हम क्यों एक्साइटेड हैं? क्योंकि हम पाकिस्तान के हेल्थ सेक्टर में इस वक्त देख रहे हैं कि बहुत काम हो रहा है। जब हम सिंध की बात करें, इवन मुख्तलिफ सूबों का हम जिक्र करते रहते हैं कहाँ पर क्या काम हो रहा है, लेकिन सिंध में स्पेशली कोविड के बाद भी, कोविड में भी हमने बेहतरीन इकदाम देखे जो सिंध हुकूमत ने उठाए, और उसके बाद भी कोशिश की जा रही है कि लोगों को अच्छा हेल्थ सिस्टम दिया जा सके, अच्छे जो इंस्टीट्यूट्स हैं हेल्थ के, मेडिकल के, वो बनाने की कोशिशें की जा रही हैं। यही वजह है कि बैरून मुल्क से जो लोग पाकिस्तान आते हैं, यहाँ पर बस जाते हैं और उसके बाद वो पाकिस्तान से इलाज कराते हैं। और एक कामयाब ऑपरेशन भी हुआ रिसेंटली एक खातून का, जो कि अमेरिकी निजात खातून है, उनसे आज हम मुलाकात करवाने जा रहे हैं। और पाकिस्तान को एक दफा कोई जान लेना, चलिए हम अंग्रेजी में ही बोल देते हैं कि वंस यू नो, गेट टू नो अस, you cannot stop yourself from falling in love with us. So I think that's about Pakistani and Pakistanis all over the globe, and we have Julianne, जो कि इस वक्त हमारे मेहमान तो नहीं है, कहूंगी शायद हमारी भाभी ही हैं। क्या बिल्कुल, जूली नेमन
जो कि हमें ज्वाइन कर चुकी हैं और गम्बट इंस्टीट्यूट ने से वहां पर उन्होंने अपना ऑपरेशन करवाया, कामयाब उनका जिगर का मुफ्त इलाज किया गया। एजाज की बात यह, गम्बट में अमरीकी खातून ने आकर ये इलाज करवाया है, लेकिन वो पाकिस्तान में कब से हैं और पाकिस्तान में क्या कर रही हैं, क्या उनकी मसरूफियत होती है, भी हम समझना चाह रहे हैं। क्या बात है, वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। Walaikum salam. Thank you for having me. And Thank definitely you for taking You out too. time. So how are you feeling right now? I'm feeling much better. The first day after the surgery, there was some dull pain, but it's subsided. Yeah. So it was not too invasive. It was actually very good, and the treatment was amazing. Really did a good job. The nurses, it was truly a blessing in disguise. That hospital in Gambit, it's in the middle of nowhere, but it's amazing treatment. It's a world-class facility. It's an amazing feat that they built this. So the doctors are great from Pakistan, right? The doctors, yeah. So we have doctors from Pakistan in my country too. Obviously, yes, we know that. Pakistani doctors are everywhere. So Absolutely. when did you decide to get treated from Pakistan? I'm sorry to interrupt, but before that, we have to introduce the doctor that actually was the main character in the entire treatment. Director, Gambit Institute, Dr. Rahim Baksh Bhatti is with us as well. Assalamu alaikum, sir. बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला, आप प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल हैं। हम बहुत एक्साइटेड हैं हमारी भाभी और हमारी एक बहुत अमेजिंग मेहमान को लेकर। तो शाहजेब, आप उनसे सवाल भी कर सकते हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपको भी खुशामदीद कहेंगे। डॉक्टर साहब, बड़ी कामयाबी से ये ऑपरेशन किया गया, लेकिन थोड़ा सा हम जानना भी चाह रहे हैं कि ये क्या केस था और क्या मेडिकल फैसिलिटी थी ऐसी जहाँ पर इनका ट्रीटमेंट किया गया? ये गॉल ब्लैडर का था, ये लिवर में भी प्रॉब्लम कर रहा था। तो वो लेडी हमारे पास आई, वो कोई वेबसाइट पे देखा हमारा इंस्टीट्यूट, तो सर्च किया तो कौन सा अच्छा पाकिस्तान में कोई इंस्टीट्यूट है, उधर से मैं जाऊँ। फिर हमसे कांटेक्ट किया उसने, लेडी ने, जूली ने, और हमारे पास आई। वैसे तो अब पाकिस्तान में सारे में काम कर रहे हैं, सारे लोग आ रहे हैं हमारे पास। फैसिलिटीज बहुत अच्छी है क्योंकि हमें यूरोपियन स्टाइल है हमारा सारा सिस्टम। लिवर ट्रांसप्लांट में लीड करे सारे पाकिस्तान में, फिर किडनी ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, बोन मेरो ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, कार्निया के ट्रांसप्लांट कर रहे हैं। अभी तो हम एक प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं जो लंग केयर सेंटर लीडिंग टू लंग ट्रांसप्लांट, ये पाकिस्तान में कहीं भी नहीं है। कैंसर का बहुत इलाज हो रहा है हमारे पास। यस, तो ये गम्बट देखिए स्पेसी से शुरू हुआ था और फिर तालका हॉस्पिटल बना, तालका से बाद इंस्टीट्यूट बना। अभी तो हमारा हेल्थ सिटी डिक्लेयर किया, फर्स्ट हेल्थ सिटी इन सिंध। पाकिस्तान में फर्स्ट हेल्थ सिटी है, लेकिन सिंध में भी फर्स्ट हेल्थ सिटी हमारे गवर्नमेंट ने अभी जो न्यू बजट सेशन में उन्हें डिक्लेयर किया है। जबरदस्त। अच्छा, ये लेडी जी, यस, ये बहुत बिल्कुल सर जूलियन भी से भी बात करेंगे साथ साथ आपके साथ साथ जो है, क्योंकि जूलियन जो है ना सिर्फ इलाज इन्होंने माशाल्लाह यहाँ से कराया, ना उन्होंने सिर्फ ट्रस्ट दिखाया अपने यहाँ के मेडिकल सिस्टम के साथ, वो माशाल्लाह उन्होंने आज से कोई 12 साल पहले जो है वो दीन इस्लाम को जो अपनी ज़िंदगी का हिस्सा भी बनाया। इनसे पूछेंगे कि कब कन्वर्ट हुई, कहाँ कन्वर्ट हुई, कब इन्होंने जो है इस तरह किया, बिकॉज शायद वही वाली बात है कि अल्लाह ने इनकी ख़ास रहनुमाई और फरमाई। जुलियन, आई जस्ट टोल्ड एवरीवन हु इज़ वाचिंग अस दैट यू चोज the religion Islam about like more than a decade ago. Is that true? Yes, that is true. And why did that happen? Because I believed. I mean, it stems from belief, and I believed that Allah is the greatest. And you know, for me, it was a true blessing to take on Islam. Prophet Muhammad is amazing, and the Quran is truly what I believed. I've studied a number of religions from where I grew up, and the Quran made the most sense to me. Wow. So, and also you are married to a Pakistani guy? Yes, I am. Okay, that's good. And living in Karachi? No, he's actually in UAE right now. So he told me to stay here. I was going to leave, and he's like, no, stay. I was going to leave on the 3rd of the month, the prior month. And he's like, no, don't leave. And I'm like, okay. He's like, I'll fix everything. Don't worry. And so I ended up staying. And luckily I did, because I don't know what would have happened if I had this issue elsewhere. I would have probably had to wait quite so Julian, how long were you have been actually suffering from this pain? It had been about a month that I had this. I ended up in the ER, and really? Yes, I felt like I was having kidney pain. So there was severe pain on the right side of the rib cage, the lower rib cage in the back.
and it was very severe pain. And before I had some minor pains, and it wasn't that severe. So I thought it was my kidneys. I went to the Kidney Institute in Karachi, and what they told me was that you know, it's your gallbladder and your liver. So I had no idea what stage my liver was at or what was going on with the gallbladder, other than I needed gallbladder surgery at that point. So they referred me to a couple hospitals, and I did my research and I looked into everything, and I found Gambat Liver Institute. But you had other options too, like in US or some. There's always different options. I could have flown back to the US and you know, easily you got like medical insurance there. Well, the insurance takes a while, and it takes a long time to schedule procedures, and you know, it may have been months down the line, and it may have been that was like actually yes, and then the liver transplants and things like that, people wait on waiting lists for years and may never actually get what they need in that surgery. So here it's amazing. It's done in a very short period of time in comparison. So he is actually you know, I think very advanced in the transplant of liver. Actually technically. बिल्कुल। और डॉक्टर साहब हम पूछ रहे थे, डॉक्टर साहब जैसे कि जिक्र कर रही हैं जूली बी के इस वक्त बड़ा एडवांस सिस्टम है, जब हम गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट की बात करें या दीगर इंस्टीट्यूट्स की बात करें, तो क्या हार्ट की और लंग्स की ट्रांसप्लांट का जो काम है उस पर भी कुछ हो रहा है, उस टेक्नोलॉजी को भी आगे बढ़ाया जा रहा है? वो जी अब हमने ये जो न्यू हम डेवलप कर रहे हैं लंग कार्डिक लंग कंबाइन, उसमें हम कार्डिक ट्रांसप्लांट भी करेंगे, लंग का भी पहला हम लंग करेंगे, क्योंकि कोविड के बाद जो है ना लंग बड़ा वो हर एक को नज़र आ रहा है। पहले तो लंग को सोचता भी नहीं था लंग ट्रांसप्लांट के लिए, तो वर्ल्ड में भी कहीं कहीं हो रहे हैं, तो हम पहले होंगे, पाकिस्तान में हम लंग ट्रांसप्लांट करेंगे। अब इंशाल्लाह सिंध गवर्नमेंट जो है बड़ा हमें इनकरेज कर रही है, और उसके बाद हमारी मिनिस्टर है, खुद डॉक्टर है, और हमारा वज़ीर आला है, इंजीनियर है, दोनों प्रोफेशनल है। जहाँ इंजीनियर और डॉक्टर इकट्ठे हो जाएं तो आप बताएं कितना डेवलप होता है। तो लाइक माइंडेड लोग होते हैं। डॉक्टर साहब ये बता रही हैं इनकी कंडीशन काफी पेनफुल थी, जब ये आपके पास आई तो किस हालत में थी? इनका सीवियर पेन पड़ रहा था उसको, जब आई थी हमारे पास, तो उसके बाद हम इमीडिएट देखें, हमें मेडिकल फील्ड में टाइम इम्पॉर्टेंट होता है, वो जल्दी हमने इसको इन्वेस्टिगेट किया, सब कुछ किया, उसके बाद आप ये सब ऑपरेशन किया, और उसके बाद हमें जो भी पेशेंट आता है कहाँ से भी आए इक्वल उनको हम देते हैं रिस्पांस। एक तो हमारा होता है रैपिड दें उनको, और उसको जल्दी से ठीक करें, तो अपनी नॉर्मल लाइफ जाके एंजॉय करें। डॉक्टर साहब कोई पैसा नहीं इनके उस इलाज में लगा? नहीं, कोई पैसा नहीं, हम फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं वैसे भी, क्योंकि टाइम है कि होता है, उसके बाद लोगों के पास पैसा नहीं होता है। जबरदस्त। अब पैसों की वजह से वो बेचारे सफर करें। Julian, we have got like the last minute on the show. I just want you to share your feelings for the entire doctors that were, you know, involved in treatment, and about Pakistan and people of Pakistan. The doctors were absolutely amazing. I couldn't have had better treatment anywhere else. I think that they are the best. The nurses were also wonderful. The coordination with the hospital is amazing. My time in Pakistan has been really fun in a lot of ways, and a lot of other ways culturally. आपको उर्दू आती है? जी, थोड़ा जी। So आपको हम अच्छे लगे? सब अच्छे हैं? सब अच्छा है। Thank you very much for joining us. Thank you so much for joining us on the show. हज़रात, ये थी जनाब आज की एपिसोड सुबह पाकिस्तान में शाज़ेब और माया को दीजिए सिर्फ कल तक के लिए इजाज़त। रखिएगा अपना ख्याल और इस मौसम को एंजॉय करते रहिए, और सब अच्छा है, अल्लाह ताला सब अच्छा करेगा। अल्लाह हाफ़िज़।